इसका प्लान करके गए थे। एक दिन का भी समय नहीं गवाना। आप लोगों ने जो भी होली में समय गवाया इस बार तो हमने छोड़ दिया, लेकिन दीपावली में, लेकिन आगे होली में आप समय नहीं गवाओ, समझ रहे हो? क्योंकि अगर अगले बार होली में समय गवाओगे तो फिर अगली दीपावली में भी जाना पड़ेगा आपको। समझ गए मेरा मतलब? दीपावली में कौन जाता है जो मेंस नहीं देता? क्योंकि दीपावली नवंबर में होती है, उसमें मेंस का टाइम होता है, जिसको मेंस होता है दीपावली नहीं मनाते। तो होली जो मनाता है उसको कंपल्सरी दीपावली भी मनानी पड़ती। तो देखिए, हमने ये सोचा कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन केवल मेंस ही मेंस वाला राइटिंग आप सीख रहे हो, धीरे धीरे सीखोगे। जैसे मैंने जो मॉडल आंसर दिया उसको उलट कर देखोगे कि बहुत क्लियर कट आपको स्टार्टिंग मिलेगी, क्लियर कट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट में बात कर दिया। हमारा उद्देश्य है कि परीक्षक को बड़ी सुगमता। पहली बात तो यह मान लीजिए कि उसको अगर 1 मिनट के लिए तरीका के हिसाब से सोशल साइंस में वो अभी 100% नहीं, लेकिन 1 मिनट के उसको हम 100% मान लें तो आप उसमें 50%, 60%, 65%, 70%, 80% भी कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा। मतलब आवश्यक नहीं कि आप 6 के 6 पॉइंट लीजिए, या आवश्यक नहीं कि आप 5 के 5 पॉइंट लीजिए। आवश्यक यह है जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को आप एड्रेस करें, उस क्वेश्चन को एक अच्छी बिगनिंग दे। जो बात आपने स्टैंड लिया है क्वेश्चन उसके पक्ष में तर्क। संयोग ऐसा था कि आपके इसमें अधिकांश क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पर प्रश्न विश्लेषण लिख दिया है। तो आप लोग परीक्षा में प्रश्न विश्लेषण मत लिख देना, ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लिखा है। आपको डायरेक्ट उत्तर लिखे, जैसे ऊपर मैंने लिख दिया है नोट में कि प्रश्न विश्लेषण उत्तर का भाग नहीं। तो मुझे लगा कि वहाँ भी कोई लिख देगा एग्जाम को प्रश्न विश्लेषण हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ये होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर चरितार्थ हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको स्पष्ट रूप से कर दिया। तो खैर उसमें आप लोग मेंस वाले में अभी आपने स्टार्टिंग की है, स्टार्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। लेकिन तब तक मैंने ये सोचा कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मेंस के सिलेबस में, जैसे इंडियन हिस्ट्री का था तो प्रीलिम्स के सिलेबस में था, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हम 5 फॉर्म करते थे। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन डील करने से क्या होता है, क्लैरिटी ज़्यादा आ जाती है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा है कि चलो हमारे प्रीलिम्स में भले क्वेश्चन ना हो, लेकिन हर पार्ट में 10-12 क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस भी सॉल्व करके, मल्टीपल चॉइस हम फॉर्म करके आपसे सॉल्व करवाते हैं। तो जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म करके आपसे सॉल्व करवाएंगे तो उस क्वेश्चन में तुम गलत करोगे या सही करोगे, उस बहाने तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होगा कि लिखना तो हम पूरा आंसर तो बाद में लिख सकेंगे, लेकिन कम से कम इस क्वेश्चन में हमने सी, बी या 1, 2, 3 करेक्ट है। अगर ऐसा हमने चयन किया करेक्ट आंसर, तो इसका मतलब है कि हमारा विजन क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारी समझदारी क्लियर है। अब उस समझदारी को राइटिंग में ढालना है, उसकी एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस इमीडिएटली अपने आप को जज करने के लिए कि हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, वो बहुत बेहतर होता है। तो इसी के साथ अगले मंडे को पार्ट 2 का 10 क्वेश्चन मैं तुमको डाल दूँ। उसमें एक काम करेंगे, क्वेश्चन पहले ही आपके घर पर मल्टीपल चॉइस आपका जो व्हाट्सएप वो आपका पीडीएफ फॉर्म में चला जाएगा, जिसको सॉल्व करके रखोगे। हम क्लास में आएंगे तो सिर्फ उसको देख लेंगे। मतलब इसके लिए ना आपको पहले आना है, ना पहले बैठना है, यहाँ बैठ के सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा पहले मिल जाए, और अगर मंडे को नहीं मिला तो ट्यूसडे को मिल जाए। कोशिश करता हूँ मंडे को नहीं, और हर पार्ट से कम 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके आपको उसे कवर करवाएंगे। उस बहाने आपका मोटिवेशन पढ़ने का बढ़ेगा। क्या? क्योंकि वो जो अमेरिकी गृहयुद्ध में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर हम दासों को मुक्त करके संघ को बचा सके तो हम करेंगे, अगर दासों को मुक्त ना करके संघ को बचा सके तो हम करेंगे। उसका मतलब समझा था वो क्या कह रहा? उसका मतलब क्या? इसको भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फॉर्म करके देता, मतलब इसे भी हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फॉर्म करके देते कि भाई वो मीन क्या कर, उसे आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अब यह बताइए कि अब कहां से शुरू करूं और कहां से आप सुगम महसूस कर रहे हो। जैसे पार्ट फर्स्ट में जो आपके सिलेबस से बाहर की चीज थी उसका बेस तो आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद जो पार्ट 2 का है, जिसमें हमने अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति और जो बाकी पहलू हमने कवर किया है, वो आपका क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने पार्ट 3 शुरू किया था एक बार, फिर यहीं से पार्ट 3 है। पार्ट 3 में कितने टॉपिक है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, रूस और जापान। दूसरा समाजवाद एवं मार्क्सवाद तथा यूरोप पर प्रभाव। यूरोप पर प्रभाव। तीसरा साम्राज्यवाद, अफ्रीका का विभाजन। चौथा प्रथम विश्व युद्ध एवं उसका प्रभाव। ये 4 के 4 टॉपिक में हमें इन्हें पहले वर्टिकली देखना है और वर्टिकली से हमें हॉरिजॉन्टली देखना है, क्योंकि जो प्रत्येक टॉपिक है वो प्रत्येक टॉपिक आगे का बदलाव लाता है। पूरा जो मैंने एक तरीका बताया है, जैसे अगर तरीका के हिसाब से चलेंगे तो हमारा काम सुगम हो जाता है और विषय भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। इसलिए किसी चीज में अगर बढ़ा जाए तो एक तरीके के हिसाब से बढ़ा जाए। दुनिया में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, पुस्तकों की कमी नहीं है, चारों तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी के युग में बहुत सारी सूचनाएं फैल रही।
लेकिन वह और भी हमारे दिमाग में उधम मचा देती है कि कोई भी चीज हम तरीका से नहीं समझ पाते। तो अगर आप सिस्टमेटिकली, जैसे पहले आपने यहाँ वर्टिकली एक एक टॉपिक देखोगे और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को, क्या औद्योगिक क्रांति का समाजवाद और मार्क्सवाद से संबंध है या नहीं? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि औद्योगिक क्रांति का समाजवाद और मार्क्सवाद से संबंध होना चाहिए? उसी कुछ वजह ज्ञात होती है कि औद्योगिक क्रांति की समाजवाद और मार्क्सवाद से संबंध क्यों होगा। दूसरा फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद जो आपका अगला टॉपिक है, क्या उस टॉपिक को औद्योगिक क्रांति से संबंध है? कितने लोगों को लगता है औद्योगिक क्रांति से संबंध? जैसे जब औद्योगिक क्रांति आएगी तो उसे साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। एक वाक्य में बता सकते हो कि औद्योगिक क्रांति से साम्राज्यवाद को क्या प्रोत्साहन मिलेगा? कच्चे माल और बाजार के। और सही कहा, मतलब आप लोगों ने आगे के 3 टॉपिक को, जैसे समाजवाद, मार्क्सवाद है, साम्राज्यवाद है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसको एक रीडिंग आपने दे लिया था बुकलेट से क्या? मतलब इस पार्ट का आपने एक रीडिंग आगे बढ़कर दिया हुआ है, ठीक है? साथ साथ फिर चलना है, घबराए नहीं। अगर आपने दिया होगा तो पहली बार देखने से आप नहीं समझ पाए होंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन जब क्लास में हम साथ ही साथ कवर करेंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, उसमें आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लो, बल्कि याद ही हो। तो अब यह बताएं कि आपने देखा साम्राज्यवाद से, अगर मैं नेक्स्ट 1 प्रश्न आपसे यह करूं कि क्या मार्क्सवाद का या उग्र समाजवाद या समाजवाद और मार्क्सवाद साम्राज्यवाद से कोई संबंध हो सकता है? ये गुत्थी आपको नहीं समझ में। मैं फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जिस मार्क्सवाद की अभी मैंने चर्चा की है, क्या इस मार्क्सवाद का कोई संबंध साम्राज्यवाद से हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर आप बताना चाहें तो बोलिए। देखिए वो बात नहीं, बैठे। हाँ, और कुछ? यह तो सही है, अगर मैं औद्योगिक क्रांति और समाजवाद का संबंध पूछूं तब तो सही है, लेकिन अगर मैं समाजवाद और साम्राज्यवाद का संबंध पूछूं तो कैसे? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, कई बार आप ऐसे देखते होंगे जब चुनाव निकट आता है तो एक राजनीतिक पार्टी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपना लेती, कुछ विदेशी मोर्चे पर सेना भेज देगी, कई बार कई मिलिट्री ऑपरेशन कर देती है नेबरहुड में। यह सब करने से क्या फायदा होता है पता है आप लोगों को? वोटर उसके आकर्षण में आ जाते हैं। जब मार्क्सवाद आएगा तो मार्क्सवाद का नारा होगा दुनिया के मजदूरों एक हो। तो दुनिया के मजदूरों एक हो, अगर मार्क्सवादी क्रांति होगी तो पूंजीवादी सरकार तो गिर जाएगी। तो पूंजीवादी सरकार उसको काउंटर किसके माध्यम से करेगी? उग्रराष्ट्रवाद के माध्यम से। और उग्रराष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति साम्राज्यवाद के रूप में भी होगी, क्योंकि आप अगर विदेशी मोर्चे पर प्रसार करने लगोगे और विदेशी मोर्चे पर आपको सफलता मिलने लगेगी तो आपके अंदर, जो देश के अंदर जो वर्ग संघर्ष चल रहा होगा मजदूरों और पूंजीपति वर्ग में, तो उनका ध्यान आर्थिक बातों से हट जाएगा और वह राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गान में लिप्त हो जाएंगे। और जो अंदर का संघर्ष है उसको बाहर निर्यात करने का सबसे बढ़िया जरिया है कि आप विदेशी मोर्चे पर प्रसार करें। मेरी बात आप लोग तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई? कितने लोग समझ पाए? तो अभी बहुत लोग नहीं समझ पाए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 का चुनाव कैसे जीता? इतने बहुमत से, मैन टू मैन आई। क्या हुआ था? बॉर्डर पर क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक। फायदा क्या मिला? डिमोनेटाइजेशन से लोगों का ध्यान हटा। ये इस संसार में रखते हो मतलब आंख तो फुटा रखा। डिमोनेटाइजेशन से और सरकार का जो इंटरनल फेलियर था, और मोर्चे पर सरकार का फेलियर हो चुका था। जीएसटी डिमोनेटाइजेशन लागू करने से इकोनॉमी, तो कोविड ने किस तरह से इज्जत बचा ली सरकार की, अर्थव्यवस्था तो पहले ही चली गई थी रशा तक 2019 में। पहली बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी इतने बड़े क्राइसिस में है, इंदिरा गांधी तक को भी जनता ने नहीं बख्शा, लेकिन मोदी जी फिर ध्वनि मत से जीत गए, है कि नहीं? थैंक्स टू सर्जिकल स्ट्राइक। तो अंदर में जब वर्ग संघर्ष का मतलब है, जब मजदूर जब आंदोलन करके पूंजीपति का तख्ता पलटने की कोशिश करते हैं और मार्क्सवाद नारा देता है दुनिया के मजदूर एक हो, तो उसका सहज तरीका है जो आप राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, साम्राज्यवादी प्रसार की। चलो, अब एक ब्रिटिश आकर के जब छाता लेकर रात में चलता था कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, तो जनता का हृदय गदगद हो। ये सरकार चाहे कितनी भी निकम्मी हो जाए, लेकिन अगर 100 गज जमीन पीओके से छीन ले तो अगला चुनाव भी पक्का है। तो आंतरिक संघर्ष को बाहरी मोर्चे पर मोड़ने का सबसे सहज तरीका क्या है? साम्राज्यवाद। जब जर्मनी में जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी या मार्क्सिस्ट पार्टी, मैं आगे बताऊंगा कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट में कोई विशेष फर्क नहीं है, जब सोशल मोर्चे पर जो कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट पार्टी है उसने जब नारा दिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी के, उसकी प्रगति होने लगी, तो जर्मनी का एक सेनापति था जिसका नाम था जनरल टिरपिच। तो जनरल टिरपिच ने जर्मन शासक विलियम कैसर को सुझाव दिया कि अगर आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रगति को रोकना चाहते हैं तो आप बाहरी मोर्चे पर आक्रामक नीति पर बदलिए और चलिए साम्राज्यवाद के मोर्चे पर नए नए क्षेत्र को जीतिए, जनता को नए क्षेत्रों का आनंद दीजिए। जिस समय जर्मन सेना बाहरी मोर्चे पर सफल होगी, जितने मजदूर हैं वो वर्ग संघर्ष जो है उस सिद्धांत से हट जाएंगे और फिर वो राष्ट्रीय गौरव के भाव से इतने लिप्त हो जाएंगे कि आपको साम्यवाद और मार्क्सवाद का खतरा नहीं रहेगा। अब समझ में आई आप सभी को? अभी भी किसी को दिक्कत है? तो मतलब कुल मिलाकर यह जो समाजवाद और मार्क्सवाद है उसका संबंध भी साम्राज्यवाद से। और पीछे जो हमने राष्ट्रवाद छोड़ा था फ्रांस की क्रांति के बाद, निकली थी जर्मनी के एकीकरण के बाद, और बाल का समस्या बताया था याद? तो अब जब क्या होगा कि ये जब मेरा ये पार्ट जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर पहुंचूंगा तो एक डायग्राम उधर उग्रराष्ट्रवाद से आएगा, एक डायग्राम औद्योगिक क्रांति से आएगी, तो साम्राज्यवाद और मार्क्सवाद से आएगा, तो साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, उग्रराष्ट्रवाद और तीनों से डायग्राम निकलकर एरो निकलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओरिजेंट
वर्टिकल और जेंडर। समझ में आप लोगों को कुछ कुछ आ रहा है? नहीं तो बोलो तो परंपरागत ढंग से ही पढ़ा दे, बच्चों देखो ये है औद्योगिक क्रांति के कारण, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, एक भी क्वेश्चन लिख नहीं पाओगे और न तुम्हारा विजन क्लियर होता। तो पहले जो घर से आए हो स्लॉथनेस, वो पूरा खा पी कर मोटे ताजे होकर, तो पहले दिमाग को झाड़ो एंड यू मीन बिजनेस। अब आओ अपने काम की चीजों पर टाइट हो जाओ, काम को आगे बढ़ाओ। पिछले क्लास में हमने कहां छोड़ा था? लास्ट बताओ कहां पर एंड हुआ था, वहीं से। अच्छा, डायग्राम डायग्राम तो तुमने लिखा नहीं था, अभी तक लिखा नहीं था। ओहो, तो कहीं कुछ बच्चे तो नहीं समझे कि मेरा एंड हो गया था? नहीं। लेकिन एक बात याद है कि ब्रिटेन का भी डायग्राम अलग बनाया था मैंने, कि राजनीतिक और बनाया था। तो एक हमको थोड़ा सा एक नजर दिखा दो तो लास्ट वाला बस। ब्रिटेन में क्यों इतना आई था, मतलब क्या हुआ? अच्छा यहाँ ब्रिटेन वाला भी बनाया नहीं, अध्ययन की उपलब्धता। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब जहां तुम लोगों ने एंड किया था, वो अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति पढ़ी थी एक बार, टाइम में प्रयोग किया। हाँ, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऐसे। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है, अब प्रश्न यह उपस्थित होता है, अब प्रश्न यह उपस्थित होता है, प्रश्न यह उपस्थित होता है कि व्यावसायिक क्रांति, याद है व्यावसायिक क्रांति? व्यावसायिक क्रांति के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्रांति के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्रांति के क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के साथ कई अन्य देश भी सक्रिय रहे थे, कई अन्य देश भी सक्रिय रहे थे, देश भी सक्रिय रहे थे, यथा स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस आदि, फ्रांस आदि, फ्रांस आदि। तो फिर औद्योगिक क्रांति, तो फिर औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई, ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई, ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई? ओके, अब एक बात बताइए, आप लोगों ने मेरा स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा तो 5, 6, 7 कारण देखा होगा। ये तो पढ़ने के क्रम में आपने आइडियली पढ़ लिया, लेकिन लिखने के समय आपको एक समस्या आएगी। अगर आप 2015 के क्वेश्चन को देखोगे, उस क्वेश्चन को देखकर हैरत होगा कि जीएस के बच्चे से इतना स्तरीय प्रश्न पूछा गया। तो अब हम लोग जिस दोराहे पर खड़े हैं उसमें वक्त का तकाजा यह है कि या तो हम उस स्तर पर पढ़ाई करें या फिर ना करें, क्योंकि अगर बीच का पढ़ाई करेंगे तो वैसे भी क्वेश्चन का आंसर कर नहीं पाओगे। जैसे उदाहरण बताता हूं, प्रश्न यह पूछा था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में क्यों घटित हुई, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, 19वीं सदी के ब्रिटिश समाज पर इसका क्या प्रभाव देखा गया, और तीसरा पार्ट, ये वर्तमान भारत पर पड़ने वाले, वर्तमान भारत के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से किस प्रकार तुलनीय है। शायद 200 शब्द, एक पार्ट पर मिल रहा है हमें 80 शब्द। अब ढंग से अगर आप कृषि क्रांति भी समझाने लगे तो 85 शब्द चले जाएंगे। कभी इस प्रश्न पर, इस मुद्दे पर तुम लोगों ने सोचा है? ये स्पेस बहुत कम देते हैं, पॉइंट्स बहुत होते हैं, एक पॉइंट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा, और हम 5-6 पॉइंट्स लिखेंगे तो 250 शब्द केवल कारण नहीं हो जाएगा। इसको कैसे हल नहीं सोचा है ना? अगर आप लोग कहें तो उसका एक उपाय, रास्ता निकाल। इसका रास्ता है कि पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो आप लोगों का है, क्या बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरी बात हो कि हमारी जो भाषा है वह वर्णनात्मक से विश्लेषण परक हो जाए। तो कुछ लोग, कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको आकार प्रिय होते हैं कि सर ने कितने पेज में लिखा, तो उनको तो निराशा होगी, लेकिन उनको निराशा उससे ज़्यादा एग्जाम संभालने जाकर होती है, उसको तो छोड़ दीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है इसी लाइन पर, जिसमें आकार भी है। अगर आप लिखोगे तो कम से कम कारण वहाँ 300, कम से कम 600 शब्द में आपको कारण मिल जाएंगे, 1000 शब्द में कारण मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि आपको रास्ता बताता हूँ कि अगर हमको कारण बताना है और कारण आपको 80 से 100 शब्द में लिखना हो तो कैसे मैनेज करें। तो अब यहाँ पर पहले नीचे देख देकर कारण लिखो, और आंतरिक बाजार का विकास, आंतरिक बाजार का विकास। अब जैसे एक पॉइंट आपका हो गया आंतरिक बाजार का विकास, तो आपको यहां पर कॉन्सेप्ट यह क्लियर होना चाहिए कि आंतरिक बाजार के विकास में कौन कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। तो मैं फैक्टर आपको बता रहा हूं, आप लोग ओके करो ये फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एक फैक्टर हम अगर देते हैं तो आपको मैटर मिला होगा राजनीतिक एकीकरण, है कि नहीं? इसका किसका एकीकरण बताइए? ब्रिटेन
स्कॉटलैंड और वेल्स, आपको एक पॉइंट मिला होगा, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन तीनों का आपस में एकीकरण हुआ। तो ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड और वेल्स, इसका अगर एकीकरण होगा तो आप ही बताओ इससे आंतरिक बाजार का विकास होगा या नहीं होगा। चूंकि अब अगर तीन क्षेत्र जो पहले अलग अलग चुंगी लेते थे, अगर उन तीनों ने मिलकर एक कॉमन बाजार बना दिया तो कॉमन बाजार बनने के बाद अब एक जगह ही चुंगी ली जाएगी। व्हाट डू थिंक? तो क्या आंतरिक बाजार का एकीकरण हुआ अथवा नहीं हुआ? हुआ। तुम लोग एग्रीड हो? तो चल एक बात, कृषि सुधार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि, बैंकिंग 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 मुद्रा व्यवस्था के विकास से क्रय शक्ति में वृद्धि, बैंकिंग मुद्रा व्यवस्था के विकास से क्रय शक्ति में वृद्धि। ये बात समझ में आई? कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? बस एक मिनट में मैं समझा देता हूं। जब कृषि सुधार हुआ तो कृषि सुधार के कारण जनसंख्या वृद्धि होगी। क्यों? खाद्यान्न की उपलब्धता जब बढ़ेगी। अब यहाँ पशुओं के नस्ल को सुधारा जाना हमारे एम्बिट में नहीं घुस पा रहा, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। कृषि सुधार में आपको मैंने जो बारेबंदी कानून बताया था, याद होगा, इंक्विजन मूवमेंट, तो उस कारण से जब कृषि सुधार होगा तो उससे खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। लेकिन जनसंख्या बढ़ना मात्र ही बाजार का विस्तार नहीं है। नहीं तो बिहार और यूपी का बाजार सबसे बड़ा बाजार, लोगों में परचेजिंग पावर चाहिए। तो परचेजिंग पावर कैसे होगा? तो मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था होगी। और एक बिंदु यहां पर आप दे देंगे, यातायात। जैसे मुद्रा और बैंकिंग होगी तो क्या होगा? आपको इजी क्रेडिट मिलेगा। जैसे आज की तारीख में आप एक बात बताइए, आज आप यहाँ बैंकिंग अच्छे से फंक्शन कर रही है तो किसी, अगर आप जैसे आप स्टार्टअप लोन ही लेना चाहते हो तो लोन मिल जाता है। आप अगर कोई कंज्यूमर गुड्स लेना चाहते हो, आप टीवी लेना चाहते हो, फ्रिज लेना चाहते हो, आप कुछ भी इस तरह की चीजें लग्जरी गुड्स लेना चाहते हो तो बैंक फाइनेंस कर देगी। गाड़ी लेना चाहते हो, बैंक फाइनेंस कर देगी। तो मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार होगा, उससे लोगों की परचेजिंग पावर तो सुधरेगी, साख व्यवस्था मजबूत होगी, क्रेडिट मजबूत होगा। और क्रेडिट मजबूत होगा तो क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगा। क्रय शक्ति का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू मीन बाय परचेजिंग पावर? परचेजिंग पावर कितने लोग समझ रहे हो? आपने क्रय शक्ति का मतलब कितने लोग समझ रहे हो? क्रय शक्ति का मतलब हुआ कि आपके बाजार में मांग बढ़ेगी। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी और बैंकिंग और मुद्रा सुधार से मार्केट में फ्लो बढ़ेगा। और अब यातायात एवं संचार में यह बताइए कि आपने जो अब तक ब्रिटेन का औद्योगिकरण पढ़ा है उसमें आपने क्या देखा है? यातायात और संचार में किस तरह का विकास हुआ? मैंने सीधा सा आपको बताया कि पहले पक्की सड़क, नहर, पक्की सड़क और रेलवे। तो नहर, पक्की सड़क और रेलवे, तो ये आंतरिक बाजार हो गया। बाह्य बाजार। अब इसमें केवल आप अगर यह दिखा दें कि उपनिवेशों से कच्चे माल की प्राप्ति, से कच्चे माल एवं बाजार, कच्चे माल और बाजार की जरूरत पूरी, कच्चे माल एवं बाजार की जरूरत पूरी। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मध्य वर्ग का सशक्त होना तथा प्रोटेस्टेंट पंथ का प्रभाव, प्रोटेस्टेंट पंथ का प्रभाव, मध्य वर्ग का सशक्त होना और प्रोटेस्टेंट पंथ का प्रभाव। तो जरा आप में से हम यह बताएं, आप में से कुछ लोग प्रोटेस्टेंट पंथ के प्रभाव को जोड़ पा रहे हो? इसे कितने लोग जोड़ पा रहे हो? बड़ी ईमानदारी से बोल, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आपसे ना जाए। आप शायद भूल चुके हो कि मैंने जो आपको प्रोटेस्टेंट धर्म पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, मैक्सवेल की एक थियरी बताई थी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो जो प्रोटेस्टेंट पंथ ने जो महाजनी और मुनाफाखोरी जैसी चीजों को जब जायज करार दिया उससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। और चूंकि ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट पंथ में सबसे आगे था, सबसे पहले उसने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था से संबंध तोड़ी थी, तो प्रोटेस्टेंट जो नैतिकता है ब्रिटेन में, वो मानना है अधिकांश विद्वानों का कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने भी ब्रिटेन में पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया। अब बच्चों, अगर हमें 100 शब्द में लिखना रहेगा तो इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे। नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या बोलते हो? वैसे मेरे पास और भी पॉइंट है कि नहीं? अगर और पॉइंट जोड़ना चाहे तो हम क्या जोड़ेंगे बताइए? ये सभी लोग घर से मस्ती करते हैं, कोई बुक कोई पढ़ते नहीं। अगर पढ़ के आए हो तो कम से कम औद्योगिक क्रांति का बिंदु सब तो बताओ। ब्रिटेन में 5-6 तुम जब बुक पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? सोए हुए ऐसे पढ़ते हो, साइड में पॉइंट लिख लो। पॉइंट जब लिखा हुआ रहेगा तो दिमाग में फ्लैश करेगा। इसमें एक कारक अगर चाहो तो राजनीतिक कारक का बना सकते हो। राजनीतिक कारक में बता सकते हो कि ब्रिटिश सरकार ने हमेशा अपनी विदेश नीति को आर्थिक नीति के अधीन रखा, लेकिन हमारे पास अगर समय कम होगा तो हम 1 2 3 4 5 पॉइंट से काम चलाएंगे। उसमें भी अगर हमारा समय कम पड़ेगा तो इसमें नजर डालेंगे हम किस कारक को और कम करें, तो हम फिर इस कारक को फिर कम कर देंगे। तब इसी 4 कारक की चर्चा। अगर हमारे पास स्पेस बढ़ जाएगा तो यहाँ पर राजनीतिक कारक को भी जोड़ दें। ये सबसे अहम चीज है जिस पर तुम लोग गौर नहीं कर रहे हो। फिर मेरे पास मुंह लटका के पहुंचेगा, सर नहीं लिख पा रहा हूँ, साइज बड़ा हो जा रहा है, कैसे लिखूं?
और जब लिखवाता हूं तो गौर नहीं करते। तो ऐसे होता है। मेरे पास भी कोई जादुई छड़ी नहीं है, बैठ के प्रयोग करता हूं, सोचता हूं कैसे बड़ा करूं, कैसे छोटा करूं। आप चाहते हो कोई करके दे, तो ठीक है, जॉब भी आपके बदले वही लेगा जो आपको करके देगा, जॉब तो आपको लेनी। अब देखो इसमें 100 शब्द में कैसे विश्लेषण परख लिखता हूं। नीचे देखो, ये तो बैकग्राउंड मैंने बताया है, ये मेरे लेखन का विकल्प है पूरा। लिखिए। अब फिर वही चीज शुरू हो गई, एसी बंद करिए, एसी खोलिए, तो परेशान हो जाता हूं यार। आप लोग क्यों नहीं बैठते? जिनको एसी से, इनको ये एसी में दिक्कत लग रही, तो आप लोग जिनको भी एसी के फ्रंट के सामने से जब दिक्कत हो, तो आप लोग कहीं इधर उधर फैल के बैठ जाए, इसी के सामने मत बैठो, दिक्कत होती हो जिसको थोड़ा अलग करके बैठो। ये वाले एसी को बंद कर। अब देखिए, अब आइए लिखिए। सत्रहवीं एवं 18वीं सदी में, 17वीं एवं 18वीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि कई कारकों ने तैयार कर दी, कई कारकों ने तैयार कर दी, कई कारकों ने तैयार कर दी। ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है। अब डैश दे दीजिए और डैश देकर नीचे डॉट देकर लिखिए आंतरिक बाजार का विस्तार, आंतरिक बाजार का विस्तार। डैश देकर फिर लिखिए कि 17वीं सदी में ब्रिटेन के राजनीतिक एकीकरण, 17वीं सदी में ब्रिटेन के राजनीतिक एकीकरण, ब्रिटेन के राजनीतिक एकीकरण, ब्रिटेन के राजनीतिक एकीकरण तथा 18वीं सदी तक, 18वीं सदी तक तथा 18वीं सदी तक उन्नत यातायात व्यवस्था के रूप में, उन्नत यातायात व्यवस्था के रूप में, उन्नत यातायात व्यवस्था के रूप में नहर एवं पक्की सड़क के विकास, नहर एवं पक्की सड़क के विकास और फिर आगे रेलवे के विकास, और फिर आगे रेलवे के विकास में, रेलवे के विकास में ब्रिटेन के आंतरिक बाजार का एकीकरण किया, ब्रिटेन के आंतरिक बाजार का एकीकरण किया, ब्रिटेन के आंतरिक बाजार का एकीकरण किया। कृषि सुधार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि एवं बैंकिंग और मुद्रा सुधार से, बैंकिंग एवं मुद्रा सुधार से क्रय शक्ति में वृद्धि से, क्रय शक्ति में वृद्धि से, क्रय शक्ति में वृद्धि से वस्तुओं की मांग को प्रोत्साहन मिला, वस्तुओं की मांग को प्रोत्साहन मिला, वस्तुओं की मांग को प्रोत्साहन मिला। पॉइंट नंबर 2, बाह्य बाजार, बाह्य बाजार का विस्तार, बाह्य बाजार का विस्तार। देखिए उपनिवेशों ने बाह्य बाजार का विस्तार, डैश दीजिए। उपनिवेशों ने बाजार कच्चे माल, उपनिवेशों ने बाजार कच्चे माल एवं पूंजी निवेश की जरूरत को पूरा किया, बाजार कच्चे माल एवं पूंजी निवेश की जरूरत को पूरा किया, पूंजी निवेश की जरूरत को पूरा किया। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। याद कर लिखिए कि ब्रिटेन में एक सशक्त मध्य वर्ग के उद्भव, सशक्त मध्य वर्ग के उद्भव, मध्य वर्ग के उद्भव, ब्रिटिश कुलीन वर्ग, ब्रिटिश कुलीन वर्ग, ब्रिटिश कुलीन वर्ग के व्यापार में बढ़ती हुई रुचि, ब्रिटिश कुलीन वर्ग के व्यापार में बढ़ती हुई रुचि और प्रोटेस्टेंट नैतिकता, और प्रोटेस्टेंट नैतिकता के प्रभाव ने भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर आपके पास स्पेस हो, डिपेंड करता है, तो आप राजनीतिक कारक को भी दे डालिए। राजनीतिक कारक में आप दिखा सकते हो कि ब्रिटिश जो विदेश नीति रही, वो ब्रिटिश विदेश नीति हमेशा आर्थिक नीति के अधीन है,
तो अगर ब्रिटिश विदेश नीति आप आर्थिक नीति के अधीन मानते हो तो देन दैट इज इंपॉर्टेंट और वह आपके लिए एक सबल और सशक्त कारण हो जाए। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमें लिखना कितना है, उतना तो जगह है। तो चलो, बहुत बड़ी चीजें निपट गई। अब आप सेकेंड पार्ट में लिखिए कि 19वीं सदी के ब्रिटिश समाज पर 19वीं सदी के ब्रिटिश समाज पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। तो एक बात बताएं कि थोड़ा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा भी अगर कभी नजर मारा होगा तो थोड़ा बहुत भी तो समझ रहे होंगे कि 19वीं सदी के ब्रिटिश समाज पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा। अच्छा प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, कैसा प्रभाव पड़ा? ये तो दोनों वाली बात आप लोगों ने तरीका सीखा है। अच्छा, हर चीज में सोशल साइंस में दोनों बोल देते हो, कोई रिस्क ना। ठीक, देखिए एक बात, अभी तक जो आप वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टली देखते हैं, मेंटली अलर्ट है, थोड़ा आप लोग टाइट है, अगर सुस्त है तो बोलिए छोड़ देते हैं, पढ़ाएं या छोड़ दें। तो थोड़ा सा टाइट होइएगा तो फिर पढ़ने में अच्छा लगेगा। एक बात बताइए, आप लोगों ने जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो परिवर्तन देखा था, तो परिवर्तन को देखने के क्रम में आपने एक फार्मूला अपनाया था। वो फार्मूला क्या? पहले कौन, फिर कौन, किस परिवर्तन ने किसको जन्म दिया, किसने किसको जन्म दिया। तो आपने फार्मूला देखा था आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन के बाद क्या देखा? बदलता हुआ वर्गीय समीकरण यानी सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन के बाद आपने देखा वैचारिक परिवर्तन, और फिर उसी से राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन। वो सर्कल घूमता हुआ चला है। उस आर्थिक परिवर्तन को फिर प्रोटेस्टेंट नैतिकता तो सांस्कृतिक परिवर्तन है, तो उसने आर्थिक परिवर्तन को बल दिया है या नहीं? आर्थिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया है। तो ऐसा नहीं कि सांस्कृतिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन को प्रोत्साहन नहीं देता है, लेकिन खासकर जब मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उद्भव हुआ तो आर्थिक परिवर्तन को सारे परिवर्तनों की जड़, आपने जो पीछे के पार्ट में देखा था उसमें आपने क्या देखा कि जो आधुनिक पश्चिम के उद्भव के समय जो परिवर्तन हुआ तो उसमें आर्थिक परिवर्तन का कारक कौन सा था? कौन सा कारक था जो आर्थिक परिवर्तन ला रहा था? बताइए, आर्थिक परिवर्तन का कारण कौन सा था? घर से आए हो तुमका कॉन्फिडेंस ही जीरो पर आ गया। परिवर्तन का कारण कौन सा था? व्यावसायिक क्रांति। बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, घर से आए हो तुमका कॉन्फिडेंस ही जीरो पर आ गया। बोलो व्यावसायिक क्रांति। तो व्यावसायिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन वर्ग सामने आया? मध्य वर्ग ने किन बदलावों की मांग की? राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक राजतंत्र, आर्थिक क्षेत्र में मुक्त अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता। इतना तो याद आ रहा है। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न है कि उस समय उसको आपने प्रबोधन के चिंतन के रूप में 18वीं सदी में देखा था। तो फिर प्रबोधन के चिंतन में जब इन बातों की मांग की तो उन्होंने प्रजातंत्र की मांग क्यों नहीं की? ध्यान है, प्रजातंत्र की मांग क्यों नहीं की? अच्छा, मध्य वर्ग के प्रभाव के कारण अमेरिकी क्रांति में मध्य वर्ग का प्रभाव बना रहा। इन फ्रांस की क्रांति के मध्य एक दुर्घटना हो गई थी। जैकोबियन तो सिम्टम है, कारण क्या है? निम्न वर्ग ने हाईजैक कर लिया था प्लेटफॉर्म को। याद है, निम्न वर्ग ने पूरी क्रांति को हाईजैक कर लिया था फॉर टाइम बिंग। फिर जैकोबियन शासन की स्थापना हुई और निम्न वर्ग जब सत्ता में आया तो कुछ रेडिकल परिवर्तन लाया था। सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार लाया था, काम और भोजन के अधिकारों को स्वीकृति दी थी, लोगों को संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी थी। तो निम्न वर्ग अभी आ रहा था, लेकिन उसमें निम्न वर्ग सफल नहीं रह पाया था। बहुत जल्दी सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में चली आई। हालांकि उस समय भी हम लोगों ने इसका कारण पढ़ा था कि निम्न वर्ग क्यों मिस कर गया था, शायद आपको याद नहीं हो। मतलब इतिहास के इस मोड़ पर अभी निम्न वर्ग उतना संगठित नहीं। ओके, इतिहास के इस मोड़ पर निम्न वर्ग अभी उतना संगठित नहीं है जितना कि मध्य वर्ग संगठित है। अब एक बात बताइए, अब जब औद्योगिक क्रांति होगी तो क्या औद्योगिक क्रांति होने के बाद वर्गीय समीकरण में फिर कोई परिवर्तन आएगा? औद्योगिक क्रांति के बाद वर्गीय समीकरण में आप परिवर्तन यह आएगा कि जरा अनुमान करिए, मध्य वर्ग पहले से ताकतवर होकर उभरेगा या कमजोर बनकर आएगा? क्या मध्य वर्ग औद्योगिक क्रांति पर मध्य वर्ग किसी की मजबूत होगी या कमजोर होगी? व्यावसायिक क्रांति के कारण जब मध्य वर्ग को शक्ति मिली तो औद्योगिक क्रांति के बाद तो मध्य वर्ग को और भी शक्ति मिलेगी। लेकिन औद्योगिक क्रांति एक नए वर्ग को जन्म देगा जिसे तुम कहोगे औद्योगिक श्रमिक वर्ग। औद्योगिक श्रमिक वर्ग, ओके। तो जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग होगा वह निम्न वर्ग की संख्या को बढ़ाएगा। औद्योगिक श्रमिक वर्ग की एक तरह से उसके बीच संगठन धीरे धीरे बनना शुरू होगा। तो एक तरफ जहां औद्योगिक क्रांति के मध्य एक तरफ किसानों का जहां भरपूर शोषण होगा, एक तरफ किसानों का एक तरफ जहां औद्योगिक श्रमिकों का शोषण होगा, तो औद्योगिक श्रमिकों के शोषण के साथ साथ औद्योगिक श्रमिकों में चेतना भी आएगी, उसके नेता आएंगे। तो अब क्या होगा धीरे धीरे कि निम्न वर्ग पहले की तुलना में अधिक ताकतवर होगा। तो पहले तो मध्य वर्ग अकेला बदलाव की मांग कर रहा था, अब निम्न वर्ग भी बदलाव की मांग करेगा। और एक तरफ निम्न वर्ग और मध्य वर्ग दोनों बदलाव की मांग करेंगे, लेकिन मध्य वर्ग और निम्न वर्ग दोनों के दृष्टिकोण परस्पर टकरा रहे हैं, दोनों का उद्देश्य परस्पर टकरा रहा होगा। जो मध्य वर्ग है उसका लक्ष्य कुछ और होगा और निम्न वर्ग का लक्ष्य कुछ और होगा। क्योंकि निम्न वर्ग चाहेगा हम प्रजातंत्र लाएं, हम समाजवाद लाएं, हम आर्थिक समानता लाएं, मध्य वर्ग ऐसा नहीं चाहेगा। अब औद्योगिक क्रांति के बाद इतिहास में बहुत बड़ी लड़ाई चलने वाली है। अब मध्य वर्ग को बड़ी परेशानी आने वाली है। इन परेशानियों से मध्य वर्ग कैसे अपने आप को बचाएगा, उसे आगे का यूरोप का इतिहास निर्धारित होगा। और यूरोप के इतिहास का निर्धारण विश्व इतिहास की दिशा भी अपने ढंग से देगा। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? ये सभी वर्गीय समीकरण का खेल। तो पहले सामाजिक
मोर्चे पर देखो क्या है। तो लिखिए कि गांव उजड़ रहे थे, गांव उजड़ रहे थे, गांव उजड़ रहे थे, गांव उजड़ रहे थे और नगर बस रहे थे। गांव उजड़ रहे थे और नगर बस रहे थे। गांव उजड़ रहे थे और नगर बस रहे थे, बस रहे थे। बाड़ेबंदी कानून, बाड़ेबंदी कानून याद है? आप लोगों ने किसान और रैयत एक चैप्टर भी पढ़ने का वादा किया था, वो भी तो आपने वादा तोड़ा ही होगा क्या? कक्षा 9 के एनसीईआरटी में आप वादा करके छुट्टी के समय गए थे कि हम किसान और रैयत वाले टॉपिक को पढ़ के आए। शायद आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, अगर मैं करेक्ट हूं। किसी एक ने भी पढ़ा है? पढ़ा है? समझ में आया है कि कैसे गांव की भूमि की नीलामी वगैरह होती थी? क्या तो समझ में आया था? तो उस चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब बाड़ेबंदी कानून लगाया गया तो छोटे छोटे जो किसान थे वो सीमांत किसान के रूप में ढल गए। मतलब सीमांत किसान थे वो मजदूर के रूप में। आप 4 या कोई 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन जोता है, वो जमीन कोई दूसरा उसे छीन के बेदखल कर देता है, तो वो बेचारा कैसे खाएगा? नहीं खाएगा। उसमें सरकार को आगे बढ़कर किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए या पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करनी चाहिए? बताइए, किसके हितों की रक्षा करनी चाहिए? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा की। यानी ब्रिटिश सरकार ने, अब देखो अभी जो मैंने बताया है कि ब्रिटिश कुलीन वर्ग थोड़ा अलग है। नॉर्मली कुलीन वर्ग चाहे जिस क्षेत्र में भी देखो वो औद्योगिकरण का शत्रु होता है, कुलीन वर्ग। लेकिन ब्रिटेन का जो कुलीन वर्ग है वो एक थोड़ा दूसरी प्रकृति का है। ब्रिटेन का कुलीन वर्ग में से कुछ कुलीन ने पूंजीवादी खेती शुरू की, उसमें से कुछ पूंजीपति के रूप में भी ढल गए। तो इसलिए ब्रिटेन के कैपिटलिज्म को, ब्रिटिश कैपिटलिज्म का एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं जेंटिलमैनली कैपिटलिज्म। जेंटिलमैनली कहते हैं कुलीन वर्ग को। तो उसी से निकला हुआ यह पूंजीवाद जो शब्द आता है, कैपिटलिज्म शब्द आता है, वो जेंटिलमैनली कैपिटलिज्म शब्द उन्हीं के लिए आता है, उन्हीं को ध्यान में करके आता है। तो मैं यहाँ पर आपको यह बताना चाहता कि जो ब्रिटेन में जब किसान भूमि से बेदखल हो रहे थे, तो भूमि से बेदखल होने के बाद किसानों के पास कोई चारा नहीं था, वो नगर की ओर पलायन कर। अब नगर की ओर पलायन कर रहे थे तो वहां पर नगर में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि मुश्किल से अभी फैक्ट्री है तो उसकी चिमनी भी छोटी है, उसे धुआं उगलता है, वह धुआं जहरीला है। उसी फैक्ट्री के परिसर में मजदूरों को छोटे छोटे मकान बना के, जिसमें प्रॉपर खिड़कियां भी नहीं है, उनको उसमें चूहेदानी की तरह रखा जाता है। अब वह रात में अब सोकर उठते हैं या सुबह में तो देखते हैं कि उनके घर के ऊपर ऐश मतलब उसका राख का कई सेंटीमीटर बना हुआ है, मतलब कितना ज्यादा चिमनियां धुआं उगलती थी। तो आपको मेरे मैटर में मिला होगा, मैं क्यों बार बार अपना मैटर का हवाला दे रहा हूं, तो आपने 10 दिन पहले ही पढ़ना छोड़ दिया, मैं बोल रहा हूं। तो उसमें आपको मिला होगा कि उस समय लंदन और मैनचेस्टर में मजदूरों की जो जीवन प्रत्याशा थी वो घटकर 17 वर्ष हो गई थी। 17 वर्ष अवस्था एक औसत आयु थी उस क्रिटिकल सिचुएशन का। और मजदूरों को 16-16 घंटे काम कराया जाता और महिलाओं को भी, बच्चों को भी बहुत कम तनख्वाह दिया जाता और अस्वास्थ्य स्थिति में रहना पड़ता। फिर जब गांव उजड़ते हैं तो कभी कभी गांव से बड़ा मोह आता है। जैसे आप लोग गांव से आए होंगे तो दिल्ली जैसे नगर में तो थोड़ा क्रेज, थोड़ा कुछ दिन तो चमक दमक लगेगा और फिर गांव की याद आती है कि वह है ना, वो वादियां, वो फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तो उस समय आप देखोगे जो रोमांटिक मूवमेंट हुआ है, रोमांटिक मूवमेंट जो आप रोमांटिक मूवमेंट कभी चर्चा मैंने किया, स्वच्छतावादी आंदोलन, जो वर्ड्सवर्थ से लेकर, वर्ड्सवर्थ की क्या है पोएम, वर्ड्सवर्थ का पोएम आप लोगों ने अपने लाइफ में किसी ने जरूर पढ़ा होगा बच्चे क्लास में। कभी अंग्रेजी से हमेशा तवा करते रहे हो क्या? कि अंग्रेजी से कभी भेंट हुई है? भेंट हुई है? तो उसमें आपने वर्ड्सवर्थ की रचना पढ़ी होगी, या हो सकता है आपने पीवी शेली की रचना पढ़ी हो, जॉन किट्स की रचना पढ़ी हो। किसी की रचना अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक तरह का नॉस्टैल्जिया है गांव के प्रति, प्रकृति के प्रति। प्रकृति उजड़ रहे हैं तो एक मतलब लगता है कि फूल था खिला हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते थे ओड टू ए नाइटिंगेल, जॉन किट्स का ग्रेजुएशन। फिर वर्ड्सवर्थ का पढ़ते थे द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। मतलब हम लोग इतना भौतिकतावादी हो चुके हैं, मतलब कहां से कहां पहुंच गए। हम पढ़ते थे जॉन स्टीवेंसन का प्रोज पीस। जॉन स्टीवेंसन एक महत्वपूर्ण प्रोज राइटर था ब्रिटिश, उसका पढ़ते थे डल लंडन। डल लंडन में वो लिखा हुआ था कि आई एम डल, आई एम बीइंग डल्ड, आई एम बीइंग डल्ड इन द डलिंग डाउन ऑफ लंडन डलनेस। मतलब ये लंदन क्या हुआ करता था यार, क्या हो गया, चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ पानी काला काला दिख रहा है, ये शहर में चिमनियां दिख रही थी, कितना सुहावना वो लंदन हुआ करता था। उनका जो नॉस्टैल्जिया है वह गांव के प्रति फिर व्यक्त हो रहा है रोमांटिक लेखक में। और आपके एनसीईआरटी पुस्तक में भी दी गई हुई है, जहां से मैंने डेटा लेकर दिया है कि जैसे एक उपन्यास है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स है, किसके तरह लिखा हुआ, ऑथर का नाम? इसी का एक और है, रचना है ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज बहुत फेमस नॉवेल है, चार्ल्स डिकेंस का। तो चार्ल्स डिकेंस ने हार्ड टाइम्स में कैसी नगर का हालत बनी पड़ी है उसके बारे में देता है। तो बुरा हालत है, मजदूर मर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। पूछा 19वीं सदी के ब्रिटेन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो 2-3 पंक्तियां हम लिखेंगे, हो जाएगा। अब जब उसने यह पूछा कि वर्तमान भारत के समाज से किस प्रकार तुलनीय है, तो मैंने अपने मैटर में दिया, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है भारत के बारे में। भारत के बारे में है कि जिस तरह से बाड़ेबंदी कानून के कारण मजदूर जो किसान हैं वो अपनी जमीन से बेदखल हो रहे थे, उसी तरह वर्तमान में WTO की नीति है, इसमें महंगे बीज, महंगे कीटनाशक, महंगे खाद, तो जानते होंगे। क्योंकि अब WTO ने पेटेंट राइट्स दे दिया। पेटेंट राइट समझते हो? कितने लोग समझते हो? अच्छा, कुछ लोग नहीं समझते। कहाँ हाथ डालो, जहां हाथ डालता हूं वहां हाथ डल ही नहीं पाता है, कहीं तो डालने दो यार। तो जहां हाथ ही नहीं डालने दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? कई बार हमको बहुत क्राइसिस हो जाता है। यूपीएससी के 2015 का क्वेश्चन है, मैं करूं तो क्या करूं, मैं कैसे किस्सा कहानी बता के निकल जाऊं? सफलता के लिए चाहिए होगा। कई बार मुझे समझ में नहीं आता रहा था कि मैं क्या करूं, या वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ा जाऊं क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री तो एंजॉय कर रहे हैं, मतलब तमन्ना है ना पढ़ने की, जब तक एंजॉय नहीं करोगे तो पढ़ने का मजा। तो WTO क्या करता है कि जब एक
पूर्व वाराउंड की वार्ता हुई, WTO विश्व व्यापार संगठन बनकर आया, तो पहले व्यापार में पेटेंट नहीं हुआ करता था। पेटेंट का मतलब है कि आपने जैसे कीटनाशक बनाया, आपने कोई महत्व उसका आपने पेटेंट करवा लिया। तो पहले इंडिया का कहना था कि हम प्रोसेस पेटेंट देंगे लेकिन प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देंगे। प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब है कि आप जितना कीटनाशक हम इस्तेमाल करें सब पर आपको कमीशन दें, जितना खाद का इस्तेमाल करें उस पर आपको कमीशन दें। हमारा ये कहना था कि एक बार प्रोसेस पेटेंट ले लीजिए, एक बार वंस फॉर ऑल ले लीजिए, उसको हमको जितना मन होगा हम उपयोग करेंगे। तो इंडिया बहुत समय तक इस पर आ रहा था। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे उसमें इंडिया फाइट कर रहा था इस मुद्दे पर, 1989 की बात बता रहा हूं, तब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे। उस समय इंडिया पर सुपर 300 और सुपर 301 अमेरिका ने लगा दिया कि नहीं, इंडिया पेटेंट राइट्स का सम्मान नहीं करता। अंत में अमेरिका की चली वाशिंगटन सहमति आई, जो मैं आगे बताऊंगा। दुनिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया और अमेरिका ने जो किया तो किया, एग्रीकल्चर को और पेटेंट को, इन दोनों को उसने ट्रेड के अंदर रख दिया। एग्रीकल्चर को ट्रेड के अंदर रख देने का मतलब यह है कि अब आपको दुनिया के प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। जैसे पहले क्या था कि आप अपने एग्रीकल्चर को ट्रेड से दूर रखे, बाहर का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया तो उस पर आप उस पर कोटा लिमिट कर सकते थे कि इतना से ज्यादा हम अपने यहाँ आयात नहीं लेंगे, और फिर उस पर बहुत ज्यादा चूंगी डालकर उसको अपने बाजार से आप बाहर भेज सकते थे। अब चूंकि वो ट्रेड के अंतर्गत आ गया है और WTO के रूल के अंतर्गत आपको एक सीमा से अधिक चूंगी उस पर नहीं लगानी होगी, और ना उस पर आपको कोटा कंट्रोल करने का तो राइट ही नहीं करना होगा। इसका मतलब है कि अगर चीपर प्रोडक्ट, उधर जो यूरोपियन देश हैं, वो यूरोपियन देश अपने अपने किसान को सब्सिडीज देते हैं, तो उनका प्रोडक्ट सस्ता होता है। तो वो जो आपके बाजार में आकर वो डंप कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपके बाजार में आपका जो प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट के सामने महंगा पड़ जाता है। तो अपने किसान, जो विदर्भ में इतने सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? एक तरफ एग्रीकल्चर में इनपुट महंगा हो गया पेटेंट राइट के कारण, और आउटपुट सस्ता हो गया फ्री मार्केट कंपटीशन के साथ, तो किसानों को घाटा उठाना पड़ रहा है। तो बहुत सारे किसान तो सुसाइड भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश किसान जो छोटे छोटे किसान वो जमीन से बेदखल हो रहे हैं, वो कर्ज में डूब जा रहे हैं, जमीन से बेदखल हो रहे हैं। तो बेदखल हो रहे हैं तो नगरों की तरफ भाग रहे हैं। कभी तुम देख रहे हो कि दिल्ली और बॉम्बे को क्राउडेड करने में बिहार और यूपी की कितनी बड़ी भूमिका है। तो यहाँ से जो भाग रहे हैं, तो अब शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, अधिकतर NCR एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो उनको बड़ा ही अस्वास्थ्य स्थिति में काम करना पड़ता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यहाँ कोई लेबर लॉज नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक बहुत कम तनख्वाह में काम करना पड़ता है और बड़ा अनहेल्दी कंडीशन में काम करना पड़ता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का आज वही अभाव है जो 19वीं सेंचुरी में लंदन में अभाव था। तो वर्तमान भारत से इस प्रकार तुलनीय है। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पाएगी। ये क्वेश्चन 2015 का 200 शब्द में लिखना था, 3 पार्ट में लिखना। तो पहले इसको लिखिए, क्या लिखा आपने? गांव उजड़ रहे थे और नगर बस रहे, नगर बस रहे थे, बस रहे थे। बाड़ेबंदी कानून के कारण, बाड़ेबंदी कानून के कारण भूमि से बेदखल किसान, बाड़ेबंदी कानून के कारण भूमि से बेदखल किसान, बाड़ेबंदी कानून के कारण भूमि से बेदखल किसान नगर की ओर पलायन कर रहे थे, नगर की ओर पलायन कर रहे थे, नगर की ओर पलायन कर रहे थे, तथा फैक्ट्री में मजदूर के रूप में, फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करने लगे थे, फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करने लगे थे, जहां उन्हें अस्वास्थ्यकर समझ जाएंगे ना, अनहेल्दी, अस्वास्थ्यकर स्थिति में तथा कम तनख्वाह पर, अस्वास्थ्यकर स्थिति में तथा कम तनख्वाह पर लंबे समय तक काम करना होता था। अस्वास्थ्यकर स्थिति में तथा कम तनख्वाह पर लंबे समय तक काम करना होता था, लंबे समय तक काम करना होता था, जो 16 घंटे से 18 घंटे तक पहुंच जाता था, जो 16 घंटे से 18 घंटे तक पहुंच जाता था, 18 घंटे तक पहुंच जाता था। उचित नागरिक सुविधाओं का अभाव था, उचित नागरिक सुविधाओं का अभाव था, उचित नागरिक सुविधाओं का अभाव था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि वर्तमान भारत में निम्न वर्ग की दशा, वर्तमान भारत में निम्न वर्ग की दशा कुछ इसी प्रकार दिख रही है, उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन की नीति, विश्व व्यापार संगठन की नीति और पेटेंट कानून के कारण, छोटे किसान भूमि से बेदखल हो रहे हैं, तथा नगर की ओर पलायन कर रहे हैं, महानगर की ओर पलायन कर रहे हैं। चूंकि भारत में
विनिर्माण क्षेत्र, चूंकि भारत में विनिर्माण क्षेत्र विकसित नहीं है, विनिर्माण क्षेत्र विकसित नहीं है जो उचित संख्या में रोजगार प्रदान कर सके, तथा तृतीय क्षेत्र पर आधारित, तृतीय क्षेत्र समझते हो ना, तृतीय क्षेत्र समझते हो, तृतीय क्षेत्र पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था, तृतीय क्षेत्र पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ का नाम सुना है आप लोगों ने? रोजगार विहीन समृद्धि का दृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए वर्तमान भारतीय मजदूरों की स्थिति, वर्तमान भारतीय मजदूरों की स्थिति 19वीं सदी के ब्रिटिश मजदूरों की तरह हो गई है, बस। तो देखो, कुल मिलाकर अब मैं यहां पर दो काम करता हूं। एक तो आपने ब्रिटेन में औद्योगिकरण को देखा, अब औद्योगिकरण का 4 मॉडल हम सामने रखते हैं। एक अमेरिकी मॉडल रखते हैं, दूसरा जर्मन मॉडल रखते हैं, तीसरा रूसी मॉडल रखते हैं और चौथा जापानी मॉडल रखते हैं। तो इन 4 मॉडल रखने का मतलब यह है कि 4 मॉडल एक दूसरे से पृथक मॉडल, ये मॉडल एक दूसरे का पूरे पर समानांतर नहीं है, चारों मॉडल एक दूसरे से पृथक मॉडल। तो पहली बात मैं आपको आगे थोड़ा सा नोट करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि देखिए, जब ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सुनियोजित थी या अकस्मात हुई थी? बताइए। मतलब ब्रिटेन में कोई योजना तो नहीं थी, एक संयोग ऐसा बनता गया कि औद्योगिक क्रांति घटित हो गई। लेकिन आपको एक बात गौर करना है कि जब एक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति घटित होती है तो दूसरे क्षेत्र में नेचुरली विऔद्योगिकरण शुरू हो जाता है। विऔद्योगिकरण का मतलब है कि आपके उद्योगों का ह्रास होना शुरू हुआ। दोनों का रिलेशन आप जोड़ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट चीप होगा, तो वो अपना एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपके प्रोडक्ट को बीट कर देगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट चीप है, और दूसरा कि वो आपके बाजार में भी अपना प्रोडक्ट पहुंचा दे। तो आपके बाजार में भी अगर अपना प्रोडक्ट पहुंचा दिया तो आपके लोग भी राष्ट्रवाद की ओर में नहीं बहेंगे, वो चीप प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, आपके अपने देसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो आपके जो परंपरागत उद्योग है वो नष्ट होने लगेंगे। जैसे आपने अगर कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी उलट के देखी होगी तो उसमें एक चैप्टर दिखा होगा कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने भारत में विऔद्योगिकरण को कैसे लिया, एक चैप्टर ही दिया। क्योंकि आपका हस्तशिल्प उद्योग है, उनका विकसित उद्योग है, तो ऑटोमेटिकली आपके उद्योग के जो उत्पाद हैं वो महंगे पड़ जाएंगे, उनके सस्ते हो जाएंगे, तो आप बाजार की प्रतिस्पर्धा में आपके उत्पाद नहीं टिक पाएंगे। ये बहुत ही नेचुरल है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अब जो जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई, अब दूसरा देश जो ब्रिटेन के साथ चलना चाहेगा या ब्रिटेन से कंपटीशन करना चाहेगा, वो अगर ब्रिटिश मॉडल पर जाना चाहेगा तो पीछे चला जाए, वो पीछे चला जाए। क्यों? मैं तुम लोगों को बार बार क्यों कई बार बुरा लगता होगा कि मैं बार बार मोटिवेट करता हूं, बार बार दबाव डालता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जिस बैकग्राउंड से आए उसमें उस तरह की पढ़ाई हुई नहीं है। तो कुल पूंजी हम लोग की मेहनत ही है, और उस मेहनत में जब हम कोताही देखते हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हमें लगता है आपको अच्छा लगे बुरा लगे बताना मेरा फर्ज है, कि मतलब इतना लाइटली लेने से नहीं होगा, मतलब गंभीरता से लेना पड़ेगा इन चीजों को, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हर रिजल्ट के बाद मातमपोशी करने से क्या फायदा है? जो मातमपोशी करना है पहले ही करनी, और कम से कम वो दिन तो खुशी का दिन हो। उस दिन मातमपोशी करके सब दूसरे पर आंसू बहा रहे हैं, कोई क्वालीफाई कर रहा है हम ताली बजा रहे हैं, कब तक चले? अरे आप क्वालीफाई करें दूसरा ताली बजाए तो उसके लिए तो आना पड़ेगा, फ्रंट में तपस्या करनी पड़ेगी। तो हमारी चिंता की यही वजह है कि जो पहले से आगे उनसे आपका कंपटीशन, तो उसको मेकअप कैसे होगा? सबने अपना अपना मॉडल, अमेरिका ने अपना मॉडल बनाया। अमेरिका ने जैसे ब्रिटिश में जो औद्योगिकरण हुआ तो ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार पर बल दिया। अमेरिका ने सोचा कि अगर मैं मुक्त व्यापार पर बल दूंगा तो ब्रिटेन अपना सारा प्रोडक्ट हमारे यहाँ डंप कर देगा, तो अमेरिका ने दूसरा मॉडल अपनाया, चुंगी व्यवस्था, बाजार संरक्षण। और हैमिल्टन ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम बाजार को बचाएंगे। जर्मन मॉडल है, जर्मन मॉडल फ्रेडरिक लिस्ट ने तैयार किया, उसने कहा कि नहीं, हम बाहरी जो प्रोडक्ट है उस पर चुंगी लगा के अपने प्रोडक्ट को सुरक्षा दें। फिर अमेरिका ने यह देखा कि ब्रिटेन में लेबर चीप है, हमारे यहाँ लेबर महंगा है, हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, तो बदले में अमेरिका ने तकनीकी सुधार पर विशेष बल दिया। अमेरिका ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार ने विशेष रुचि दी, हाईवे सुपर हाईवे बनाया, कवर लैंड रोड बनाया, नहरें बनाई। अमेरिकी सरकार समझ गया कि अगर हमें औद्योगिकरण को आगे बढ़ाना है तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्राइमरी एजुकेशन देंगे तो कॉमन पीपल के पास जो शिक्षा आएगी तो औद्योगिकरण के महत्व को समझ पाएंगे। क्या वे औद्योगिकरण के महत्व को समझ पाएंगे कॉमन पीपल? और फिर कॉमन पीपल चीप लेबर, तो हमको लेबर भी मिलेगा, क्योंकि लेबर भी तो कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। वहां पर मैंने ब्रैकेट में दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें गलती कर दी। पढ़ा था आपने? वाह, वेरी गुड। जब आप लोग बताते हो पढ़ा था तो फिर मेरा दिल खुश हो जाता है। जब मैं देखता हूँ कि आप लोगों के चेहरे पर 12:12 हो रहे हैं तो उत्साह ठंडा पड़ जाता है। बॉम्बे प्लान का नाम सुना? मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जो किया होगा उसमें मैंने बताया। बॉम्बे प्लान में 8 उद्योगपतियों ने एक प्लान दिया था 1944-45। उस प्लान में उसने भारत सरकार को कुछ अनुशंसा की थी कि 15 वर्ष में हमारे भारत के इनकम को 3 गुना करना है, और उसके लिए उसने कहा कि सरकार को भूमि सुधार के लिए काम करना चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स, ताकि लोगों में परचेजिंग पावर है। लैंड रिफॉर्म से परचेजिंग पावर आता है, पता है आपको? जैसे लैंड रिफॉर्म्स होगा तो बड़े बड़े भूमिधारियों से भूमि छीनकर
छोटे छोटे काश्तकार को मिलेगा, और छोटे काश्तकार तो जमकर खेती करते हैं ना। आप लोग गांव से आते हो तो एक बात को जानते होंगे, आप लोग जो लैंडेड क्लास से होगे तो आप देखते हो कि आपके पिताजी वो लैंड दे देते हैं शेयर होल्डर को प्रत्येक बीघा के हिसाब से, और उसको 10,000 20,000 25,000 रुपये किस तरह से फिक्स कर देते होंगे। अब वो बेचारा जो खेती करेगा, पहले 20,000 आपके पिताजी को लैंड का टैक्स दे और फिर अपना वो खेती करे, उसके पास इन्वेस्टमेंट और खाने के अलावा इन्वेस्टमेंट के तो ज्यादा बचेगा नहीं। और आपके पिताजी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, उनको तो ऑलरेडी लैंड का रेंट मिल रहा है। तो जो रेंट बैठ के खाता है तो उत्पादन में हिस्सा नहीं लेता है, जो उत्पादन में हिस्सा लेता है उसको निवेश के लिए पैसे नहीं होते हैं। अगर इनका लैंड छिल के उनको मिल जाए तो उसमें उत्पादन भी करेंगे, निवेश भी करेंगे, तो बचत होगी, तो उनके पास परचेजिंग पावर आएगा, तो ज्यादा गुड्स को खरीदेंगे तो आपके मार्केट में डिमांड क्रिएट होता है। मेरी बात आप लोग तक पहुंच पाई? तो यही बात बॉम्बे प्लान ने पंडित नेहरू को कहा कि भाई आप सरकार को चाहिए कि पहले लैंड रिफॉर्म्स करके परचेजिंग पावर को भी बढ़ाए और प्राइमरी एजुकेशन को इंडिया में डेवलप करें, सब घर घर में प्राथमिक शिक्षा पहुंचाए। नेहरू ने क्या किया कि प्राथमिक शिक्षा को नेगलेक्ट किया, मौलाना आजाद थे शिक्षा मंत्री, और बदले में बड़े बड़े तो क्या इतनी बड़ी बड़ी सीआईएस, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनानी शुरू कर दी, आईआईटी, ये वो, तुम्हारों के प्रक्षेपण केंद्र। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक अच्छे खासे इंजीनियर्स आईआईटीएन पैदा हुए थे। उन आईआईटीएन को यहाँ पर जॉब अच्छा नहीं मिला था, तो यहाँ से अमेरिका जाकर जॉब कर रहे थे, प्रोडक्ट हमारे यहाँ के सप्लाई कर रहे थे दूसरे कंट्री का, और हमारा जो रेस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो प्राथमिक शिक्षा के बिना उसका विकास अवरुद्ध हो गया। इस कारण से इंडस्ट्रियलाइजेशन के महत्व को ये लोग भी नहीं समझ पाए। बाद में जाति व्यवस्था भी कमजोर नहीं हो पाई, ग्रामीण विकास नहीं हो पाया प्राथमिक शिक्षा के अभाव में। तो पंडित नेहरू इस फ्रंट पर बहुत फेल कर गए। अमेरिकन लोगों ने, जापानी लोगों ने और जर्मन लोगों ने, तीन औद्योगिकरण में देखोगे सबसे पहले उनका बल किस पर था, प्राथमिक शिक्षा। राइट? तो यह उन्होंने इनका मॉडल, तो अमेरिकन मॉडल उस प्रकार से आया। दूसरा मॉडल बनाएगा जर्मन। अब जर्मन के साथ क्या दिक्कत है कि आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा, तो जर्मनी विभाजित था, छोटे छोटे राज्य थे। तो अगर विभाजित होता है तो उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको पता होगा कि अगर आपका क्षेत्र विभाजित है तो विभाजित का खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि इसका मतलब है तो वहां पर 25 जगहों पर चुंगी ली जाए। जैसे आपके अगर 38 राज्य या 39 राज्य, तो आप 39 जगहों पर चुंगी देंगे, उसमें तो व्यापार बहुत ज्यादा पनप नहीं पाएगा। क्या एक ये बात है। दूसरी बात है कि ब्रिटेन में अगर औद्योगिकरण हुआ तो बड़ा नेचुरल फॉर्म हुआ। नेचुरल फॉर्म हुआ, वहां पर निजी पूंजीपति थे, व्यापारी थे, उन्होंने पूंजी इकट्ठी की, निजी पूंजीपति ने पूंजी लगाई, सरकार ने केवल माहौल बनाया। अब जर्मनी में निजी पूंजीपति है ही नहीं, कौन पूंजी लगाए? वहां पर सामंतवाद भी कुछ क्षेत्र में, और कृषि दास्ता जो मैं आपको बताया था वो है। तो बहुत सारे जो मजदूर, उद्योग में मजदूर चाहिए, और किसानों को आप भूमि में बांध दोगे नहीं, आप भूमि छोड़कर नहीं जा सकते, तो आखिर मजदूर कैसे मिलेगा खेती? तो वह भी एक समस्या है। और जर्मनी में एक समस्या और भी, उसको बोलते हैं पितृसत्तावादी कानून। पितृसत्तावादी कानून में क्या होता था कि आप अगर एक क्षेत्र में निवास कर रहे हो तो आप इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते, आप वहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेते। तो इससे भी देखो, जहां भी एक बात ध्यान कर लीजिए, जहां भी औद्योगिकरण होना है वहां फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर होना है। अगर फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर नहीं होगा तो समस्या है। तो खैर आगे समस्या दूर हुई। समस्या दो तीन कारणों से दूर हुई। एक तो जर्मनी में औद्योगिकरण की पूंजी निवेश की समस्या का हल किया। वो पूंजी निवेश की समस्या का हल हुआ क्योंकि उसमें बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर थे, बड़े बड़े ज्वाइंट स्टॉक मैंने आपको बताया था यार, कि जो मार्केट में शेयर जारी करते हैं, तो उनके पास काफी कैपिटल था, तो बहुत बड़े बड़े जर्मन बैंक थे, उनको ज्वाइंट स्टॉक बैंक बोलते थे। तो ज्वाइंट स्टॉक बैंक ने बदले में निजी पूंजीपतियों की जगह ज्वाइंट स्टॉक बैंक ने पूंजी लगाई। ओके। और दूसरा कि पहले जर्मनी विभाजित था, बिस्मार्क के अंतर्गत जर्मनी का एकीकरण हो गया। फिर आप एक और फैक्टर है जो मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताऊंगा, या तो जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो सेडान का युद्ध के बारे में मैंने कुछ बताया था क्या? एक्चुअली हुआ क्या कि जर्मन एकीकरण को एक्सक्लूसिव रोल ऑफ बिस्मार्क को हम लोगों ने एक्सक्लूसिव बहुत हाईलाइट नहीं किया था, क्योंकि वो ऑप्शनल की चीज थी, और जीएस में मैं दबाव आपको बहुत नहीं बढ़ाना चाहता था। जीएस में यह भी तो ध्यान रखना पड़ता है कि ऑप्शनल के कॉम्प्लिकेशन से बचाते हुए प्यार मोहब्बत से आपको लेकर चले, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा दे और ऑप्शनल की तरह बहुत वर्टिकल डायग्राम मारना पड़ता है। क्वेश्चन उस तरह का होता नहीं। वहां पर क्या है कि जैसे बिस्मार्क का रक्त और लौह की नीति का नाम तो सुना होगा, ब्लड एंड आयरन। तो बिस्मार्क के बारे में तुमको पता होगा कि बिस्मार्क ने सैनिक शक्ति के माध्यम से एकीकरण पूरा किया। तो जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा फ्रांस थी, ये तो याद होगा। फ्रांस के नेबरहुड में जर्मनी था, अगर यूनिफाइड जर्मनी हो जाता तो फ्रांस के लिए बड़ा खतरा होता। खैर हालांकि लुई नेपोलियन तृतीय थोड़ा उसमें बेवकूफ भी बन गया, क्योंकि उसको थोड़ा रिश्वत बिस्मार्क ने दे दी, और उसने ऑस्ट्रिया को सेडोवा के सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और उस समय फ्रांस ने एक तरह से निष्पक्षता दिखाकर जर्मनी को ही सपोर्ट कर दिया। उसने गलती कर दी। अब क्या हुआ कि इस बात को बिस्मार्क जानता था कि अगर, क्योंकि दक्षिणी जर्मन राज्य थे वो फ्रांस के प्रभाव में थे, और फ्रांस एकीकरण पूरी नहीं चाहेगा दक्षिणी जर्मन राज्य का, वो जानता था। वो जानता था कि अगर हमें जर्मनी का एकीकरण करना है तो फ्रांस से कभी न कभी दो हाथ करना ही पड़ेगा हमें। तो बिस्मार्क पहले अपने आप को सैनिक दृष्टि से तैयार कर लिया, और तैयार करके और सेडान के युद्ध में ललकारा फ्रांस को। तो फ्रांस उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फ्रांस तो यूरोप का बॉस रहा था, उसकी दादागिरी चलती थी, तो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस था फ्रांस का। आया तो सेडान के युद्ध में जर्मनी के हाथों बुरी तरह पराजित हो गया, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मन सेना को बहुत ताकतवर बना दिया था। तो उन्हें प्रशाक की सेना को, प्रशाही बाद में जर्मनी हुआ है, आपने देखा बहुत सारे अन्य राज्यों को जीत लिया, सबसे ताकतवर प्रशाक आपको याद हो। तो उसमें जो जब सेडान के युद्ध के बाद फिर एक संधि हुई थी, वो संधि कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बताऊंगा। उस युद्ध के बाद जर्मनी ने फ्रांस से एल्सस और लोरेन का क्षेत्र छीन लिया था। एल्सस और लोरेन में लोहे और कोयले का उत्पादन था, तो लोहा और कोयला का भंडार जो मिल गया जर्मनी को, इससे भी उसको फायदा हो। और एक और भी बात है, जैसे रेलवे का विकास औद्योगिकरण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटक होता है। रेलवे का विकास एक औद्योगिकरण का बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। कैसे पता है आपको? जैसे रेलवे जब आप बनाओगे तो रेलवे में रेलवे लाइन स्थापित करते हो, इंजन बनाने वाली फैक्ट्री बनाओगे, रेलवे कोच बनने वाली फैक्ट्री बनाओगे, तो जहां जहां रेलवे का विस्तार हुआ वहां पर औद्योगिकरण स्वाभाविक रूप में आता है। तो जर्मनी में रेलवे का विस्तार हुआ तो जर्मनी का भौगोलिक एकीकरण, रेलवे का नाम का मार्केट भी तो इंटीग्रेट होता है ना, आप वस्तु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पहुंचा देते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछता है कि जहां यूरोप और अमेरिका में रेलवे के निर्माण में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, वहीं भारत में रेलवे निर्माण ने उद्योगों का विनाश किया, यानी विऔद्योगिकरण को बल प्रदान किया। इस कथन का परीक्षण कीजिए। कोई लेगा इस प्रश्न का जिम्मा? मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। जहां यूरोप और अमेरिका में रेलवे निर्माण ने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, आप दूसरी की तरफ मत देखिए, आप खुद भी महारथी हो, आप कर सकते हो। जहां यूरोप और अमेरिका में रेलवे के निर्माण ने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, वहीं भारत में रेलवे के निर्माण ने विऔद्योगिकरण का मतलब उद्योगों का विनाश, विऔद्योगिकरण को बल प्रदान किया। बहुत लोग जवाब देने की स्थिति में, वेरी गुड, पीछे भी है कुछ लोग, इधर भी है, हाँ बताइए।
कच्चे माल और भी कुछ कर रहे थे। एक काम करो, कल तुम लोग लिख कर सबमिट करो इसको। क्या जी मान ले रहे हो? तो प्रश्न सामने ब्रैकेट में रख लेना, वहां पर ब्रैकेट करने को प्रश्न को ब्लॉक में घेर लेना ताकि वहां से डायरेक्ट नहीं जुड़ा। जहां यूरोप और अमेरिका में, जहां यूरोप और अमेरिका में, यूरोप और अमेरिका में रेलवे निर्माण में, यूरोप एवं अमेरिका में रेलवे निर्माण में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। वहीं भारत में रेलवे निर्माण ने, भारत में रेलवे निर्माण ने विऔद्योगिकरण को, विऔद्योगिकरण का हिंदी में होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। विऔद्योगिकरण को बल प्रदान किया, विऔद्योगिकरण को बल प्रदान किया, बल प्रदान किया, बल प्रदान किया, समझ गए ना? सोदाहरण व्याख्या कीजिए, सोदाहरण व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ये कल कल तो संडे है, परसों आप लोग आओगे, जो सबमिट कर सकते हो सबमिट करना है। जितना लिखो तो उतना फायदा हो, जितना लिख सको। मैं क्लू बता देता हूं। हाँ, मॉडर्न तो मैंने इसको बताया था। लेकिन देखो एक्चुअली होता क्या, लिखने के क्रम में शतरंज के विषाद की तरह नजर होनी चाहिए। रेलवे के निर्माण ने यहाँ उद्योगों को, विऔद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। तो आप जब यूरोप और अमेरिका से तुलना करोगे तो वहां पर एक बात बता देना कि जहां भी रेलवे का निर्माण होता है वहां लोहे और इस्पात फैक्ट्री, रेलवे पर कुछ बनाने वाले फैक्ट्री, इंजन बनाने वाले फैक्ट्री का नेचुरल विकास होता है। भारत में ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटेन ने इन सभी का आयात भारत में सीधा कर दिया, ब्रिटेन से। दूसरी तरफ जब वहां से हुआ अपना सस्ती तैयार माल को हमारे बाजार में पटक दिया तो हमारे हस्तशिल्प उद्योग उस प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाए, जिस कारण से इनका विनाश हो गया। उल्टा यहाँ से कच्चे माल जो हमारे हस्तशिल्पियों को पहले सस्ते मूल्य पर मिलता था, जब उन्होंने उसका निर्यात करना शुरू किया तो हमारे हस्तशिल्पियों के कच्चे माल भी महंगे हो गए। तो इस कारण से दोनों तरफ से हस्तशिल्पियों पर दबाव पड़ा। एक तो उनको फैक्ट्री के कम मूल्य की कीमतों के साथ, कम मूल्य पर उत्पादित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। दूसरा, कच्चे माल भी अधिक मूल्य पर खरीदने पड़े। इस कारण से हमारे हस्तशिल्पी रोजगार होते चले गए और हमारे उद्योग, उल्टा हमारे हस्तशिल्प उद्योग टूटते चले गए। बदले में आधुनिक उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई क्योंकि वहां से लंदन से उन्होंने उन वस्तुओं को आयात कर दिया। क्लू मिल गया? क्या लिखना है सभी लोगों को? तो यह आपका जर्मन का हुआ। जर्मनी में फिर तुम देखोगे मर्सिडीज बेंज, मतलब 2-3 जब उसका इंडस्ट्री बनेगा तो जर्मनी 30 वर्ष में जर्मनी वह अचीवमेंट हासिल करेगा, वह मुकाम पर पहुंचेगा ब्रिटेन 100 वर्ष में पहुंचेगा। और जर्मनी में आपको सबसे पहले मोटर वाहन फैक्ट्री, जैसे आज भी तुम देखते हो मोटर वाहन की जो 2 कंपनी है, एक तो मर्सिडीज बेंज और दूसरा वो तो गरीब लोगों के लिए, एक दूसरा जो फैक्ट्री है वो है कौन? BMW, एक जर्मनी। फोर्ड अमेरिकन, फोर्ड तो इंडिया से भी पैकअप होकर गया है, चर्चा में था, तुमने पढ़ा होगा। और फोर्ड अमेरिकन कुछ ज़्यादा कॉम्पिटिशन जैपनीज दे रहे हैं। अभी ऑटोमोबाइल फील्ड में मुख्य रूप से 2 कंपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव काम कर रही है, तो जर्मन, दूसरा जैपनीज का भी सुजुकी वगैरह का है ना, क्या इसका जो आपको बहुत सारे टोयोटा वगैरह का, ये सब काफ़ी, अब इस सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार काफ़ी पकड़ा हुआ है। तो हो गया। रशिया वाले में बड़ा था। रशिया विशाल का देश था, उसके पास अपार संसाधन थे, लेकिन साइबेरिया का अधिकांश क्षेत्र ठंड से डूबा रहता था। फिर रूस में समाज परंपरागत था। अब रूस में समाज इतना परंपरागत था कि वहां पर लोग जो रहते थे उसमें मंगोल संस्कृति फैली हुई थी। तो सबसे पहले 18वीं सदी में रूस में एक शासक हुआ था जिसका नाम आपने सुना होगा, पीटर द ग्रेट। तो पीटर द ग्रेट के विषय में कहा जाता था कि उसको, जैसे कुछ लोग गांव में भी देखोगे, कुछ लोग शिक्षित नहीं होते हैं लेकिन बुद्धिजीवी बनने का बहुत शौक होता है। ऐसा तुमने महसूस किया होगा कुछ व्यक्ति, तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा परंतु बुद्धिजीवी की तरह व्यवहार करेगा, हमेशा पास में पुस्तक लेकर चलेगा, कुछ लक्ष्यदार बोलने का प्रयास करेगा, हर चीज पर एक बयान देने की कोशिश करेगा, कई बार गंभीर होकर रहने की कोशिश करेगा और विद्वान समाज में अच्छा खासा भ्रम फैला देता है कि बहुत जानकार हो। तो पीटर द ग्रेट के साथ वही था तो रूस का एक शासक, लेकिन वो हमेशा रूस के पश्चिमीकरण का पक्षधर था, रूस का वेस्टर्नाइजेशन होना चाहिए। तो उसके विषय में कहा जाता है कि उसको मंगोल संस्कृति से बड़ी चीज थी, क्योंकि 13वीं सदी में रूस को मंगोलों ने जीत लिया था। मंगोल तो जानते होंगे आप, चंगेज खान उसके उत्तराधिकारी लोग, तो रूस को जीत लिया था। तो रूस में मंगोल संस्कृति आ गई थी और मंगोल लोग टर्बन पहनते थे। टर्बन उसको क्या कहोगे, वो शिरस्त्रान, पगड़ी, तो वो पगड़ी पहनते थे और बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे। तो पीटर द ग्रेट को अपने कुलीनों से बड़ी चीज थी, वो चाहता था क्लीन शेप रहे और बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे, पगड़ी, तो वो पगड़ी निकाल के वो चाहता था हैट पहन और क्लीन शेप रहे। तो जानते हो उसने क्या किया? उसने दुनिया में दाढ़ी पर कर लगाने वाला वो पहला शासक है। हो सकता है कौन बनेगा करोड़पति में काम आज। तो उसने बियर्ड पर कर लगाया थी, फर्स्ट किंग इन द वर्ल्ड। और दूसरा, उसने वहां पर सिगरेट स्मोकिंग को प्रोत्साहन दिया जानबूझकर। मतलब वो क्या करता था, अपने कुलीनों को खुद ही सिगार, मतलब खुद ही पाइप में तंबाकू भर के और सुलगा के देता था, इसको खींचो। क्योंकि उस समय तंबाकू स्मोकिंग, जो टोबैको स्मोकिंग है, उसको स्मार्टनेस की निशानी मानी जाती थी, पश्चिम की निशानी। समझ रहे हो? देख होता है, मतलब तुम लोग हम लोग बचपन में थे तो उसमें सिगरेट बहुत एक्टर को देखते थे, बहुत उसको तो सोचते थे कि बड़े होगा तो एक बड़ी गाड़ी पर आलिशान पर चलूंगा और सिगरेट पीऊंगा। मतलब एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता था। देखते थे घर में भी कुछ बुजुर्ग को, एक दो फोटो देते सिगरेट हमको पीना चाहिए, तो ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता है। तो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी बुराई नहीं मानी जाती, इसको मतलब एक फैशन, द सिंबल ऑफ फैशन था। इसने सोचा कि वेस्टर्नाइजेशन करना है तो सबको पहले टोबैको स्मोकिंग सिखाया और फिर वो खुद मजदूर के बेस में यहाँ से चला जाता था ब्रिटेन और हॉलैंड, मजदूर के बेस में, और वहां जाकर वहां की फैक्ट्री में घुसता था, मजदूर के बेस में काम करता था, नौकरी करता था, वहां से फैक्ट्री का डिजाइन चुरा कर लाता था और उसमें फैक्ट्री बनता था।
अपनी राजधानी उसने मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित की, सेंट पीटर्सबर्ग को पश्चिम की खेती कहा। ये सब उसने प्रयास किया, और 18 सेंचुरी में पीटर द ग्रेट के समय ही रूस में कुछ फैक्ट्री स्थापित हुई और उस फैक्ट्री में मजदूरों को अपॉइंट किया, मतलब दासों को अपॉइंट किया, वहां दास बहुत सारे दासों को अपॉइंट किया, परंतु उसका मॉडल चल नहीं पाया, उसके मरने के साथ उसका प्रयोग समाप्त हो गया। तो एक्चुअल में जो वहां हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन उसमें, वह हुआ है वहां का शासक है जिसका नाम है जार अलेक्जेंडर दूती, और फिर उसके आगे जार निकोलस दूती। उसके समय एक महत्वपूर्ण वित्त मंत्री था, उसका जिसका नाम था सर्जे विट्टी। सर्जे विट्टी ने इसमें प्रयास किया, और जैसे अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल हैमिल्टन ने तैयार किया है, जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रेडरिक लिस्ट के विचार से प्रभावित है, उसी प्रकार से रूसी मॉडल प्रभावित है। वहां का एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था गेरशेन क्रॉन, उसको गेरशेन क्रॉन मॉडल कहते हैं। गेरशेन क्रॉन मॉडल यह कहता है कि जो औद्योगिकरण के क्षेत्र में बाद में आता है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह प्रथम औद्योगिक देश के मॉडल को स्वीकार करके चले, क्योंकि मेरी बात को समझना, उसका यह कहना था कि जो औद्योगिकरण के क्षेत्र में बाद में आता है उसको फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के मॉडल को नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो परमानेंटली पिछड़ जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा रेस कर रहे हो जिसमें आपसे 500 मीटर कोई आगे खड़ा है, तो उसके साथ जब आप कॉम्पीट करना चाहोगे तो 500 मीटर तो आपसे आगे चला जाएगा, तो आप कोशिश करोगे कि मैं ऐसे जाऊं कि आप बगल से दौड़ना शुरू करोगे, पहाड़ी पर पहाड़ी से जंप, जैसे मूवी में देखते हो एक्टर सब कैसे, क्या कई बार 150 के स्पीड में जा रही गाड़ी को वो दौड़ता है तो लगता है कि होप नहीं कैसे घूमकर उसके आगे, और उसके बाद दौड़ती हुई गाड़ी पर जंप कर जाना, क्या तो उसका तो कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन कहने का अर्थ है कि दूरी को कम करने के लिए आपको कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा। तो उसका कहना था कि राज्य को स्पष्ट भूमिका निभानी चाहिए, राज्य को निवेशक, उत्पादक और खरीदार तीनों की भूमिका, राज्य को चाहिए कि वो औद्योगिकरण में राज्य आगे बढ़े, और जब औद्योगिकरण अपने बल पर जब खड़ा हो जाए तो राज्य पीछे हट जाए, औद्योगिकरण अपने बल पर चलता है। गेरशेन क्रॉन मॉडल का कहना था। फ्रेडरिक लिस्ट और हैमिल्टन के मॉडल का कहना था कि मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत नहीं चलेगा, अरे तुमने पहले औद्योगिकरण कर लिया, तुम्हारा प्रोडक्ट चिप है तो हमारे बाजार में डंप कर दोगे, हम चुंगी लगाएंगे, आपको आने नहीं देंगे, हम अपने उद्योग की रक्षा करेंगे। भारत में ऐसा हुआ क्या? भारत में चार्टर एक्ट 1813 याद है? याद है? जब भारत के दरवाजा को ब्रिटिश ने खोल दिया, हमें देखने वाला कोई नहीं था, 150 वर्ष तक अपने बाजार को लूटा है। अमेरिका ने बचाया अपने आप को, जर्मनी ने बचाया। बैठ के अगर लॉस कैलकुलेट करोगे तो शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड अपने इलेक्शन में कहा कि 200 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग कम से कम आपने मिसअप्रोप्रिएट किया हमारा, आप उसके बदले हमसे माफी मांग लीजिए और 200 पाउंड सिंबॉलिकली जुर्माना भर दीजिए, भारतीय आपको माफ कर। तो ये रशियन मॉडल है। जापान में मैं एक चैप्टर पढ़कर आपको आने को कहा था, वहां पर भी तुम निराश ही करोगे मुझे, आधुनिकता की ओर पढ़कर आने के लिए। कितने लोगों ने पढ़ा? अब चलो मैं अपना दायित्व निभा देता हूं, मैं हार गया, कोई तुम लोग बात मानते नहीं। इतनी 10-12 दिन छुट्टी कैसे बिताते? वहां पर क्या करते? वहां पर बैठ के क्या कर रहे थे? मतलब घर पर क्या कर रहे थे? वहां पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं की रही थी। तुम तो सजग हो पहले से भी, काश तुम्हारी तरह और लोग भी सजग हो। अब चलिए हम तो देखो सबको कोशिश करते हैं परवानी करने लोग, अरे मैं नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या करें? तब क्या किया जा सकता है? एक आधुनिकता की, कल भी संडे, कल तुम का संडे का छुट्टी कैंसिल कर रहा हूं, मतलब क्लास लेने के लिए, घर पर तुम लोग बैठ के पढ़ोगे, मैं आऊंगा देखने के लिए, समझो। कल तुम्हें संडे को दिल्ली में कुछ नहीं करना है, पश्चाताप करना है कि हमने पीछे के समय को बिताया, आज मैं होमवर्क दे दूंगा, कल तुम लोग पूरे दिन पढ़ते रहोगे, और जब तक तुम्हें मन कहीं बाहर जाने का करे तुम कहो कि नहीं पश्चाताप करें क्या। और इस बीच पूरे संडे को पढ़ते, जब मंडे को आओगे तो काफी मजबूत हो गया, क्योंकि संभवतः मंडे को मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन भेजूं मल्टीपल चॉइस, जिसको तुम लोग सही सही सॉल्व करके रखना, क्या। तो जापान की बड़ी अजीब स्थिति है। जापान को थोड़ा मानचित्र पर विजुअलाइज करिए तो जापान दिख रहा है, चीन के किस तरफ दिख रहा है? कहीं जापान चले तो नहीं गए? तो जापान एक बड़ा छोटा सा टाइम स्टेट है। अगर यूरोप से बाहर, क्योंकि भारत में सामंतवाद था या नहीं, पीछे भी चर्चा हुई है, ये विवाद का विषय, लेकिन अगर यूरोप से बाहर कहीं सामंतवाद था तो जापान में था 12वीं सदी से। और जापान में जो जापान का शासक था, तो आपको सामंतवाद में इतना पता तो है ही कि राजा की स्थिति हो जाती है बहुत कमजोर, वो नाम मात्र का रह जाता है, वास्तविक शक्ति आ जाती है मध्यस्थ और बिचौलियों के पास। तो जापान में वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई थी? मध्यस्थ और बिचौलिए जो सामंत थे। तो वहां पर सामंतों का 3 दर्जा हुआ करता था। आपके उस बुक आधुनिकता की ओर वाले चैप्टर में है, जो आप लोग संडे को इस वक्त पढ़ रहे हैं, उसमें जो 3 अलग अलग दर्जा, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे ऊपर वाले सामंत उनको शोगुन कहा जाता था, तो कहलाते थे शोगुन। सबसे ऊपर वाले सामंत कहलाते थे शोगुन, और इनके नीचे जो सामंत होते थे उनको कहते थे डेमियो, और इनके नीचे होते थे समुराई। जैसे वहां पर देखते थे यूरोप में, आपको याद होगा ड्यूक या लॉर्ड, बैरन और नाइट, उसी तरह ये शोगुन, डेमियो और समुराई। अभी द लास्ट समुराई जापानी देखते हो, अभी भी तुमको मूवी जापानी देखोगे तो समुराई सबका क्रूरता दिखाता है, वो मतलब कितनी क्रूरल ढंग से वॉर करते थे वो। जापान में बहुत क्रूरल्टी थी, क्योंकि सामंती उस पर चेतना का प्रभाव। तो क्या था कि देखो चीन और जापान, इन दोनों का रास्ता अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि चीन पहले अपने आप को स्वर्गीय सम्राट चीन के शासक मानते थे। कहानी बताई थी कि जब मैकार्टनी चीन के शासक के दरबार में गया था तो कैसे कुतुब का पालन करने के लिए कहा गया था। तो चीन अपनी मस्ती में खोया हुआ था, वो अपने आप को समझता था, चीन के शासक जो मंचू शासक थे, कि हम दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल किंग। तो क्या हुआ कि पहले वहां चीन में धीरे धीरे यूरोपीय व्यापारी पहुंचने लगे। यूरोपीय व्यापारियों को बड़े अपमानित करते थे, कोटों के नियमों का पालन करना होता था, उनको एक खास क्षेत्र में ही निवास करना होता था, वो सामान्यतः चीनियों के साथ संपर्क नहीं कर सकते थे, चीनी महिलाओं से विवाह नहीं कर सकते थे, और उनको अगर व्यापार करना होता था तो एक खास प्रकार के व्यापारी के समूह थे जिनको कहते थे हान समूह के व्यापारी। तो हान समूह के व्यापारियों के माध्यम से ही वो संपर्क कर सकते थे, अन्यथा नहीं कर सकते थे। तो उसमें हुआ ऐसा कि जब धीरे धीरे चीन में स्थिति खराब होने लगी, मतलब चीन तो ऐसे कमजोर हो ही चुका था,
और इधर ब्रिटेन को समस्या थी, जैसे भारत में आपको याद होगा मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि ब्रिटेन तो पहले आया था व्यापार करने, तो व्यापार करने की से वो राजनीतिक शक्ति की ओर ब्रिटेन तब बढ़ा जब उसको यहाँ व्यापारिक घाटा उठाना पड़ता था, मतलब उसको सोने चांदी लाना पड़ता था यूरोप से। तो उसने यह सोचा कि चलो कुछ ऐसा जुगत लगाते हैं कि भारतीय ढंग से ही हम भारतीय व्यवस्था कर लेते हैं। तो उसने एक दूसरा जुगत लगाया और उसने फिर पलासी और बक्सर युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी प्राप्त करके यहीं से राजस्व वसूल करने लगा। याद होगा। तो चीन में उसने जुगत यह लगाया, तो वहाँ का एक हिस्टोरियन है तांग जुंग, वो कहता है कि ब्रिटेन गॉट टी, चाइना गॉट ओपियम और इंडिया गॉट कॉलोनियलिज्म। मतलब उसने एक सस्ता सा रास्ता अपनाया कि भारत में अफीम की खेती पर एक अधिकार ले लिया। ब्रिटिश अफीम की खेती करवाते थे, यहाँ से अफीम उठाकर चीन को निर्यात करते थे और बदले में चीन से उनको चाय और रेशम मिलता था जो वो लंदन यहाँ से ट्रांसफर कर देते थे। पहले वही चाय और रेशम खरीदते थे तो उनको चांदी लाना पड़ता था, चांदी के बदले वो अफीम खिलाने, और अफीम खिलाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि एक तो चीन की सरकार है उसको व्यापारिक घाटा होने लगा, जैसे उसको चांदी तो पहले मिलता था वो चांदी मिलना कम हो गया, नंबर 1। नंबर 2 कि चीनी लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, उनकी तो आधी आंखें वैसे भी बंद रहती है देखते हो, अफीम खाने के बाद पूरी बंद रहने लगी। तो चीन की सरकार ने जब जबरन इन्हें अफीम व्यापार को रोकना चाहा तो उसमें एक लियांग नामक व्यापारी था, कैंटन बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाज रुका, वो अफीम भरा हुआ था। और जब चीनी व्यापारियों से, जब चीन के लियांग ने जब ब्रिटिश व्यापारियों से पूछा क्या है तो कहा माल है इसमें, वो कहा कि हमें चेक करने दो, उसने चेक करने से मना किया, फिर उसको लगा कि पकड़ में आ जाएगी। उसी मुद्दे पर दोनों में झड़प हुई और झड़प होते हुए इसने ले लिया अफीम युद्ध कर, 1839 की घटना। इसको बोलते हैं फर्स्ट ओपियम वॉर, जो 1839 से शुरू होकर 1842 तक चला। ये बस सिलेबस नहीं है, कहानी सुन लीजिए कभी काम आ जाए। तो 1842 तक तो पूरी तरह से चीन हार गया, वो अपने आप को स्वर्गीय सम्राट अथवा देवता मानता था। लेकिन जब झटका लगा तो चीन की सरकार की आंखें खुली कि भाई हम स्वर्गीय शासक नहीं, हमारी स्थिति बड़ी कमजोर है, और तब उसे नानकिंग की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। नानकिंग की संधि में उसको 5 बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोलने पड़े। इससे पहले वह विदेश व्यापार के लिए कोई बंदरगाह नहीं खोलता था, अब उसको 5 बंदरगाह खोलने पड़े, बल्कि कहीं भी अफीम शब्द की चर्चा भी नहीं हुई, ना अफीम व्यापार को रोकने में सक्षम था, और उसको ब्रिटिश व्यापारियों को अनेक रियायतें देनी पड़ी। जब एक बार ब्रिटिश व्यापारियों ने नानकिंग की संधि के माध्यम से वो सारी रियायतें प्राप्त कर ली, एक तरह से सुविधाओं की, उसको कहते हैं वॉर ऑफ कंसेशन, सुविधाओं की होड़ लग गई। अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच, डच, ये सारी कंपनियों ने होड़ लगा दी और सभी ने बारी बारी से चीन के साथ संधि करके वो सुविधाएं दी। तो ये कर दी। दूसरी बात है कि चीन की सरकार तो बनी रही भारत की सरकार, जैसे भारत में क्या हुआ कि 1857 के बाद तो भारत की सरकार काम थी करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर किया। चाइना में कभी टेक ओवर नहीं हुआ, लेकिन चाइना में आपको बड़ा ही अलग तरह के साम्राज्यवाद का नजारा देखना पड़ेगा। चाइना की स्थिति पंच पांडव के बीच द्रौपदी की तरह, मतलब कि उसमें जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, साम्राज्यवादी शक्ति थे, मिलजुल कर चीन का शोषण करे। चीन को चुंगी लगाने का अधिकार छीन लिया, विदेशी ही चुंगी लगाते थे चीन के व्यापार पर, वही तय करते थे कितनी चुंगी छीन ले। चीन ने एक क्षेत्रातीत अधिकार कायम कर लिया। क्षेत्रातीत अधिकार का मतलब है कि चीन के अंदर ही एक भूभाग पर वो नियंत्रण रख लेते थे, उस भूभाग में चीनी नागरिक नहीं आ सकते थे, या चीन की सरकार का नियंत्रण नहीं रहता था, उसमें उस देश की सरकार का नियंत्रण हो जाता था जिसने उसको बनाया। और इतना ही नहीं बल्कि 19वीं सेंचुरी के अंत में उन्होंने नारा दिया चीनी खरबूजे को काटो, और सब मिलकर चीन को बांटना चाहा। थैंक्स टू अमेरिका, अमेरिका को थैंक्स करने की जरूरत नहीं, वो अपने स्वार्थ के कारण बंटने नहीं थे। 1898 में जब सारी शक्तियां मिलकर चीन को बांट रहे थे, चीनी खरबूजे को काट रहे थे, तो वहां से अमेरिकन विदेश सचिव था, उसका नाम हो था, उसने एक हो डॉक्ट्रिन दिया, और हो का को सिद्धांत कहा जाता है। उसने रोका कि नहीं, चीन में कोई भी एक देश दूसरे देश के लिए अपना चीन का दरवाजा बंद नहीं कर सकता, मतलब कि बांटने नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि अमेरिका स्पेन के साथ एक वॉर में फंसा हुआ था, उसको लगा कि स्पॉट पर जब तक हम पहुंचेंगे तब तक सब मिल बांट कर खा जाए, इसलिए अपने स्वार्थ के कारण रोका। और इस प्रकार से कुल मिलाकर आप देखते हो कि चीन बटने से रुक गया था। लेकिन चीन की जो दुर्दशा हुई, वो दुर्दशा ने एक तरह से बुरी तरह की दुर्दशा में चीन पड़ गया। और उस समय जापान की स्थिति दूसरी थी। जापान में सामंतवाद था, जापान अपनी नींद सो रहा था। सामंतवाद का होता है कि सामंतवाद हमेशा अपने दरवाजे को बंद रखना चाहता है, वो शेष दुनिया से कटा हुआ था। जापान में तोकुगावा परिवार के शोगुन का नियंत्रण था, राजा क्योटो नामक स्थान पर निर्वासित जीवन जी रहा था, और जनसामान्य में यह भाव प्रचलित था कि राजा के बारे में एक आम धारणा प्रचलित थी कि वह एक महान आत्मा है, उसे शांति से रहने दो, कोई डिस्टर्ब मत करो। और इस तरह का ग्लोरिफिकेशन होने लगता है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक शक्ति समाप्त हो जाती है। जैसे जब महिलाओं की पूजा होने लगी तो समझो उसकी सामाजिक स्थिति गिर गई। जैसे जयशंकर प्रसाद जब कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, महिलाएं कहते हैं श्रद्धा उद्धार नहीं, हम हार मानस के इंसान है, हमारी जरूरत है, जैसे आपकी जरूरत है, हमें मताधिकार चाहिए, हमें सारा राइट चाहिए। क्या गोदान उपन्यास पढ़े हो, मिस्टर मेहता का भाषण पढ़े हो, महिलाओं पर कहा देवियों, आपको देवी कहा गया, आपने किसी पुरुष को देवता कहते नहीं सुना हो, क्या याद है, पढ़ा है तुमने? तो उसी प्रकार से वहां पर चीनी शासक को कहा गया वो महान आत्मा है, उनको शांति से रहने दो वहां, और फिर वो सामंत लोग चला रहे। अमेरिका के साथ दिक्कत यह हुई कि अमेरिका का गृह युद्ध वगैरह तो मैंने तुमको बताया है, तो गृह युद्ध से पहले तो अमेरिका अपना विस्तार प्रशांत महासागर की तरफ कर रहा था, याद है, मैनिफेस्ट डेस्टिनी मैंने बताया हुआ है ना, अपने भविष्य साक्षात करो। अमेरिका अलास्का तक पहुंच गया था मैं, अब उसके बाद तो फर्दर विस्तार की जगह नहीं थी। और अमेरिका खुद था उपनिवेश, स्वयं पहले से एक उपनिवेश था, अपने खुद उपनिवेश रहा था, और हमेशा अपने औपनिवेशिक पहचान को बनाए रखना चाहता था। तो वह कैसे किसी दूसरे देश को लूटता, दूसरे देश को तो औपनिवेशिकरण डायरेक्ट नहीं कर सकता था। अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई थी कि किसी मित्र से वार्ता के क्रम में या किसी संत का प्रवचन सुनकर अचानक आप घोषित कर देते कि मुझे वेजिटेरियन होना है और मुझे नॉन वेज नहीं खाना है, और आपने घोषणा तो कर दी है लेकिन टेक बनाकर रखना मुश्किल हो रहा है। जब जब आप देखते हो कि कहीं नॉन वेज बन रहा है आपके मित्र के यहाँ या चल रहा है और उसकी सुगंध आपके नाक में आती है, तो तब तब आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन आप मजबूर हो चुके हो कि आपने नॉन वेज की बहुत सारी बुराइयां गिना दी है पब्लिकली, और वेजिटेरियन फूड्स की इतनी प्रशंसा करके प्रचार कर चुके हो कि अब आपको इतना नैतिक बल नहीं मिल रहा है कि नॉन वेज खाएं, और सुगंध बार बार आपके मन को तरसा रही। एक दिन आप पूछते हो और चिकन खाना शुरू कर, आपका मित्र कहता है ये क्या कर दिया तुमने, तुम तो बहुत बड़े हिपोक्रेट निकले, तुमने इतना लंबे चौड़े भाषण वेजिटेरियनिज्म पर दिया, नॉन वेज खाना शुरू कर दिया। तुम कहोगे बिल्कुल गलत है,
तुम हमारा उद्देश्य नहीं समझ रहे। उद्देश्य समझो तब पता चलेगा कितना महान उद्देश्य। क्या उद्देश्य है भाई? तो मेरा उद्देश्य खुद को सुख देना नहीं है, मैं दुनिया भर के चिकन को मोक्ष देना चाहता हूं। बेचारे बहुत जहालत की जिंदगी जी रहे हैं, पोल्ट्री फॉर्म में रहते हैं कसमसा कर, तो जितने लोग हम चिकन खाएं उतनी जल्दी उनको मुक्ति मिलेगी, सीधा मोक्ष मिलेगा। ये उनके मोक्ष के लिए, मैं अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए नहीं खा। तो अमेरिका का तर्क साम्राज्यवाद के मोर्चे पर कुछ इसी प्रकार का हुआ। तो जैसे तुम देखोगे जब फिलीपींस को जब उसने जीता और उसको जब बनाया, तो रुडयार्ड किपलिंग का सिद्धांत है व्हाइट मैन बर्ड की थ्योरी उसी ने दी। कहा कि नहीं उनके कारण से हमने जीता है, वो बड़े कमजोर अभावग्रस्त हैं, उनके विकास के लिए हमने जीता है, उनकी तरक्की करवाएंगे, हम अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं जीता। तो अब अमेरिका को लालच ये हो रहा था कि उसको भी बाजार चाहिए यूरोपीय देशों की तरह, तो प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहता था। वो देख रहा था कि कहां पर हमारा मिलिट्री बेस तगड़ा बनेगा, समझ रहे हो। तो उसने देखा कि सबसे अच्छा मिलिट्री बेस जापान में बनेगा, एकदम छोटा सा है, वहां पर हर जगह हम ऑपरेट कर सकेंगे प्रशांत में। तो उस समय कमोडोर पेरी जहाजों का एक काफिला लेकर गुजर रहा था। उसने जापान की सरकार को 1853 में संदेश भेजा कि आप अपने यहाँ हमें लंगर डालने की अनुमति दें और हमारे जहाजों को फ्यूल प्रदान करें, हमारे जहाजों को ईंधन आप अविलंब दें। अब जापान की सरकार सख्ती में आ गई, क्योंकि जापान की सरकार किसी विदेशी को अपने बंदरगाह पर किसी जहाज को नहीं आने देती थी। तो अब जापान की सरकार को लगा कि भाई तो हमारे नियमों के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन जापान की सरकार की मजबूरी थी, वो इतना तैयार होकर आ रहा था और इतने सारे गन्स और जिसको क्या बोलते हो उनके जो शिप्स थे वो इतने गन लोडेड थे और कैनन्स लोडेड थे, उसको लगा कि जापान को उड़ा दे। तो डर से उसने अनुमति दे दी और बंदरगाह पर रुका, फ्यूल लिया। फ्यूल लेकर उस समय कुछ नहीं बोला, सिर्फ यह कहता हुआ चला गया कि अगले वर्ष हम फिर आएंगे। और 1853 में तो चला गया, 1854 में वो फिर आता है और जापान की सरकार पर एक संधि थोप देता है, उसे कहते हैं कानागावा की संधि। और उस कानागावा की संधि में जापान की सरकार को चीन की तरह अपना बाजार, अपना बंदरगाह सभी खोलना पड़ता है, जो नानकिंग की संधि में जो चीन को करना पड़ता है। जिस समय अमेरिका ने, जैसे वहां ब्रिटेन ने कंसेशन लिया तो बाकी देश दौर पर, याद होगा, अमेरिका ने कंसेशन लिया तो यूरोपीय देश दौर पर, और सबने जापान से बारी बारी संधि की। और चीन की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ होने लगी, क्षेत्राधिक अधिकार कायम कर लिया, चुंगी लगाने के अधिकार को वापस छीन लिया। तो जब इतनी सारी चीजें की जापान ने, तो लेकिन जापान चीन नहीं था। वो जो चैप्टर मैंने पढ़ने के लिए कहा था उसे कहते हैं आधुनिकता की ओर, टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। उसमें एक चीनी मॉडल दिया रहेगा, दूसरा जापानी मॉडल। बहुत स्टैंडर्ड आर्टिकल, क्लास 11वीं कक्षा के बच्चे की है, लेकिन इंडिया में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा भी पढ़ के ईमानदारी से समझ ले तो बड़ी खुशी है। एनसीईआरटी भी जो बनाया है, इतना स्टैंडर्ड बनाया, क्लास 10 का एनसीईआरटी जो नेशनलिज्म है, उसको पढ़ के कोई बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी समझ ले तो गनीमत है। तो बहुत बहुत स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया बनाया। उसमें चीन और जापान की तुलना करता हुआ यह बोलता है कि चीन का दृष्टिकोण अलग था पश्चिमी संस्कृति के प्रति और जापान का दृष्टिकोण अलग था। चीन का मानना यह था कि चीन अपने आप को दुनिया का एक मिडल कंट्री सिंड्रोम था। चीन अपने आप को बड़ा अलग था, उसको कहते हैं चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म, कि हम स्पेशल हैं, हम पश्चिम वालों की नकल करेंगे, हम नहीं नकल करेंगे। जैसे तुम देखोगे कि अगर दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे बिहार यूपी बाकी क्षेत्र जाएंगे एमपी वगैरह के, तो अगर दिल्ली में रह जाएंगे तो दिल्ली के यहाँ का जो लोकल टोन है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, नीचे तरफ के होंगे। जैसे मजदूर अगर लौट जाते हैं तो तुरंत टोन पकड़ लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान आता है वो अपना देसी टोन, वो अपना मौलिक टोन को नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात नहीं आती कि हमसे वो श्रेष्ठ है। जब आपको ये दिमाग में आती है कि आपसे श्रेष्ठ है तो आप उसकी नकल करने लगते हैं। तो चीनी लोगों का कहना था कि पश्चिमी लोग तो बर्बर है, या तुम यहाँ पर हावी तुम हो गए फॉर टाइम भी, एक समय ऐसा आएगा कि सब तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगा, लेकिन तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। अभी हमारे दिन खराब चल रहे हैं, जो मनाओ करो, लेकिन तुमको मैं मजा चखाऊंगा और तुम्हारी नकल मैं क्या करूंगा, तुम तो घटिया लोग हो, तुम्हारी संस्कृति घटिया। तो चीनी लोगों का ख्याल आता था, इसलिए चीनी लोगों ने पश्चिमी मॉडल की नकल नहीं। जापानी लोगों का कहना, जब जापानी लोगों का शोषण हुआ तो जापानी लोगों का कहना है कि लोहा को लोहा ही काटता है। अच्छा बच्चों, हम करते हैं मॉडर्नाइजेशन, हम भी तुम्हारा मॉडल को अपनाते हैं, औद्योगिकरण करते हैं, औद्योगिक राष्ट्र बनते हैं और तब खदेड़ खदेड़ के आपको मारते हैं, समझ लो। तो चीनी लोगों की जो मन स्थिति है वो फ्रांस सॉरी जापानी लोगों तो चीनी लोगों से अलग है। तो आधुनिकता की ओर का जो चैप्टर तुम्हारा है वही उसका सार वही है जो मैंने बताया है कि चीनी लोगों ने नकल नहीं किया, जापान ने तुरंत उनके मॉडल को अपनाया। तो जापान के इतिहास में एक टर्म आपको मिलेगा, आपको उसमें शायद बुकलेट में भी होगा टर्म, मेजी पुनर्स्थापना, ये शब्द मिला है, मेजी पुनर्स्थापना, और ये हुआ था 1868। इसका मतलब क्या था कि अब जापान में प्रतिक्रिया हुई और सबसे बढ़कर जो डेमियो सामंत लोग थे, जैसे शोगुन जिस सामंत का कब्जा था, जिसका शासन था, उसका नाम था तोकुगावा परिवार के सामंत, सब अलग अलग परिवार के सामंत थे। तो तोकुगावा परिवार के सामंत की सत्ता हाथ से निकल गई क्योंकि उनकी बड़ी उसमें उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। विदेशियों ने जब इतना अधिक शोषण किया जापान को, तो फिर जापानियों में प्रतिक्रिया हुई, उनके हाथ से सत्ता निकल गई और फिर उसका परिणाम यह हुआ कि अब सत्ता कुछ डेमियो ने मिलकर निर्णय लिया कि हम जापान का आधुनिकीकरण करें, हम जापान का मॉडर्नाइजेशन करें। आगे देखो, तो जापान का मॉडर्नाइजेशन करेंगे तो क्यों करेंगे? अब जैसे आप पूछो, मैं पूछता हूं कि आईएएस की तैयारी क्यों करते हैं? तुम कहोगे मैं आईएएस की तैयारी इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे गांव के एक बर्मा साहब हैं, उन्होंने हमारे परिवार को बहुत परेशान किया, मैं आईपीएस बनूंगा, उनको मैं जरूर जेल की हवा खिलाऊं, समझो। तो मतलब आपका मकसद ही पहले ही है कि पावर में आऊंगा, पावर का उपयोग करूंगा, क्योंकि हमें जो सताया है मैं बदला। तो जापानियों को आधुनिकीकरण इसलिए चाहिए था कि हम ताकतवर हो और पश्चिमी देशों से मुकाबला करें, और अगर हमें आधुनिकीकरण करना है तो औद्योगिकरण करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि जापान का औद्योगिकरण स्वतंत्र नहीं है, वो उस आधुनिकीकरण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना जो पश्चिमी शक्ति का मुकाबला कर सके। अब इसका मॉडल है जापान का वही प्राथमिक शिक्षा वाले मॉडल को अपनाया है। और पहले एक छोटी यहाँ पर श्रम सस्ता था तो उसने सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, इन उद्योगों में उसका बेहतर पकड़ थी तो उस पर बल दिया। और चूंकि चुंगी, देखो अधिकतर अपने उद्योगों को आप सुरक्षा दे सकते हो चुंगी लगाकर, ये चुंगी लाकर सुरक्षा नहीं दे सकता था, चुंगी का अधिकार तो पश्चिमी शक्तियों ने छीन लिया था। तो बदले में इसने क्या किया, उद्योगों को सब्सिडीज दी। सब्सिडीज का मतलब है कि अगर हम आपको राज्य सहायता देंगे तो चुंगी को अगर लगाएगी तो आपका प्रोडक्ट सस्ता हो जाए। जैसे आपका प्रोडक्ट है 120 रुपये कीमत है और बाहर का प्रोडक्ट का 100 रुपये कीमत आती है, तो अगर हम बाहर के प्रोडक्ट पर चुंगी लगाने का अधिकार होता तो हम 40% चुंगी उसमें लगा देते तो उनको 140 रुपये प्रोडक्ट का हो जाता। वो स्वतंत्रता हमें नहीं है। तो बदले में अगर हम आपका प्रोडक्ट 100 रुपये 120 रुपये का आता है और बदले में हमने 40 रुपये की सब्सिडी आपको दे दी तो आपका प्रोडक्ट का मूल्य 80 रुपये तो हो जाए।
इस प्रकार से जापान ने इस मेथड को अपनाया। और फिर जापान की सरकार ने पहले जापान के पूंजीपतियों से उम्मीद की कि आप पहले पूंजी लगाइए उद्योगों में, ओके, तो आप उद्योगों में पूंजी लगाइए। लेकिन जो जापान के पूंजीपति थे उनको लगता था कि अधिकतर उद्योगों में पूंजी लगाना उनको गवारा नहीं लगता था, क्योंकि जापान में पूंजी किनके पास था? बैंकर्स के पास। किनके पास था? बैंकर्स के पास। तो बैंकर्स के पास पूंजी थी, तो वो बैंकर सोचते थे कि हम इंडस्ट्री में पूंजी लगाएंगे तो हमारी पूंजी बहुत समय तक फंस जाएगी। और बैंकर सबको तो इंटरेस्ट खाने की आदत होती है, उसमें हर फिक्री कुछ लगना नहीं, लोन पर आपको रुपए देंगे, आज तो इंटरेस्ट नहीं, उनको लगता है कि आज दिया और प्रत्येक दिन के हिसाब से पैसा मिल रहा है। उद्योगों में पूंजी लगाने में तो जोखिम भी है, पता नहीं उद्योग चला, मुनाफा हुआ नहीं हुआ, वो जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसको उनको लगता था आज मैं पूंजी लगाऊंगा, प्रोडक्शन 10 वर्ष के बाद शुरू होगा, तो इतना लंबा जेस्टेशन पीरियड कौन वेट करेगा। तो जापान की सरकार ने क्या किया कि पहले अपनी पूंजी और अपनी पहल पर उद्योग को स्थापित कर दिया, और फिर जापान की सरकार ने उद्योग को स्थापित करने के बाद उसे राज्य सहायता सब्सिडीज दर से, सब्सिडीज दर का मतलब हुआ कि उनको सब्सिडाइज रेट से उसने निजी पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया कि भाई टन की बेसिस पर हमने उद्योग स्थापित कर दी और आपको उसमें कुछ सब्सिडाइज रेट पर हम आपके हाथों बेच दिया, आप उद्योग चलाइए। तो उसमें जो उद्योग जो खरीदे वह कोई नए पूंजीपति नहीं थे, ये वही जापान के बैंकर्स थे। मेरी बात को गौर से सुनना, वो जापान के बैंकर्स थे जिन्होंने उन उद्योगों को खरीद लिया। तो जब जापान के बैंकर्स ने उन उद्योगों को खरीद लिया तो वहां पर क्या हुआ कि कोई नया पूंजीपति वर्ग नहीं आया, बैंकिंग पूंजी औद्योगिक पूंजी बैठा लिया। उसमें एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है? तो नॉर्मली क्या देखोगे, जब औद्योगिकरण होता है तो उसका एक क्रम होता है। जैसे आरंभिक अवस्था औद्योगिकरण में औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी अलग अलग के पास होती है, क्योंकि औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी जब दोनों एक एंटिटी के पास आ जाती है तो बड़ा पावरफुल हो जाता है। जैसे आप लोग अभी भी न्यूज में वगैरह पेपर वगैरह तो आप लोग पढ़ते ही हो क्या? अरे फिजिकल मैंने किसी आप इस पर दृष्टि के साइट पर कहीं तो पढ़ते होंगे। एक न्यूज से अब एक फिर इधर चर्चा हो रही है कि बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने दिया, ऐसी चर्चा चल कहीं पढ़ा है? जैसे आप लोग जब पढ़ते हो तो आप लोग कहते हो इकोनॉमी इनको इधर रख देते हैं, पॉलिटी इनको इधर रख देते हैं, ये हिस्ट्री इनको इधर रख देते हैं, और अंत में जब देखते हो इकोनॉमी कहाँ गई, वही चला गया, हिस्ट्री वो भी गया, पॉलिटी वो भी गया। इनको अलग अलग रखो लेकिन सभी को जोड़ के रखो, सबका आपस में संबंध है। अगर इकोनॉमी में इस बात पर आपत्ति की जा रही है कि बड़े घरानों को पूंजीपति को बैंकिंग में पूंजी क्यों न लगा दिया जाए, तो इसको आप सोशल इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखो, इसे पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखो, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जब औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी जब दोनों आपस में मिल जाती है तो एक पूंजीवाद का विकास होता है, इसका नाम होता है एकाधिकारवादी पूंजीवाद। उसको मोनोपोलिक कैपिटलिज्म कहते हैं। मोनोपोलिक कैपिटलिज्म की विशेषता क्या होती है? उस कैपिटलिज्म की विशेषता होती है कि मुट्ठी भर लोग का उद्योगों पर नियंत्रण होता है, उन्हीं का बैंकिंग सेक्टर पर नियंत्रण होता है। मतलब वो मुकेश अंबानी के भी कई गुना बड़े रूप हो जाते, समझ रहे हो। उसके बाद गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी लाती है तो पता चलता है गवर्नमेंट मुखौटा है, वह पॉलिसी ला रही है पूंजीपति, और ऐसे पूंजीपति जैसे चाहते हैं सरकार को हाईजैक करते हैं। तो उस समय जापान में एक परिवार था जिसका नाम था जैबासु परिवार। 34% बैंकिंग पूंजी अकेले उसके पास थी, और बाद में वो परिवार बन गया उद्योगपति। उस उद्योगपति परिवार में जिसको मित्सुबिशी कहते हो उसी परिवार से जुड़ा गया, और उसके पास जब बैंकिंग और औद्योगिक पूंजी दोनों आ गई तो परिवार काफी पावरफुल हो गया और वह पूरी अर्थव्यवस्था को नचाने लगा और जापान की सरकार पर दबाव डालने लगा कि आप हमें बाजार खोज कर दीजिए। तो जापान की सरकार, अब उसको छोटा सा कंट्री था, उद्योग बहुत बना लिए, बाजार उतना है नहीं, तो बाजार की खोज में जापान की सरकार ने चीन पर आक्रमण किया, मंचूरिया पर आक्रमण किया। फिर पश्चिमी शक्तियों से जापान का मुकाबला होने लगा। पश्चिमी शक्ति ने उसे येलो डेंजर का नाम दिया, पीले खतरे का नाम दिया। आगे मैं बताऊंगा कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने भूमिका निभाई, कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर और सोनी के साथ मिल गया, और कैसे अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम्बार्डमेंट हुआ उससे पहले जापान कितनी बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था, और जापान की साम्राज्यवादी शक्ति को बनाने में एकाधिकारवादी पूंजीवाद का रहा। तो मेरे विचार से बात कुछ समझ में आ रही, कुछ बात समझ में आई। जापान की कहानी आपने सुनी। तो अब आप नीचे ब्रेक देकर फिर हेडिंग दीजिए, ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने अन्य देशों के समक्ष ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने अन्य देशों के समक्ष किस प्रकार की चुनौती उपस्थित की, किस प्रकार की चुनौती उपस्थित की, किस प्रकार की चुनौती उपस्थित की। ये हेडिंग आपका प्रतिभा से चिंता में हेडिंग आपका। तो ध्यान देकर लिखिए कि एक देश में ध्यान देकर लिखिए, एक देश में होने वाला औद्योगिकरण, एक देश में होने वाला औद्योगिकरण दूसरे देश में भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देता है, भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देता है। भी औद्योगिकरण का मतलब उद्योगों के पतन को प्रोत्साहन देता है। इसलिए अन्य देशों के समक्ष चुनौती यह थी, अन्य देशों के समक्ष चुनौती यह थी कि वह ब्रिटिश औद्योगिकरण का मुकाबला किस प्रकार करे, ब्रिटिश औद्योगिकरण का मुकाबला किस प्रकार करे, ब्रिटिश औद्योगिकरण का मुकाबला किस प्रकार करे। इसलिए जब कुछ अन्य देश औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़े, कुछ अन्य देश जब औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़े तो उन्हें ब्रिटिश मॉडल से पृथक हटकर
ब्रिटिश मॉडल से पृथक हटकर अपना मॉडल स्थापित करना पड़ा। ब्रिटिश मॉडल से पृथक हटकर अपना मॉडल स्थापित करना पड़ा। अपना मॉडल स्थापित करना पड़ा। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता। देखिए, अमेरिकन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, एक एरो बना लो। अमेरिकन मॉडल, जर्मन मॉडल, जर्मन मॉडल, रूसी मॉडल, रूसी मॉडल, जापानी मॉडल, जापानी मॉडल, जापानी मॉडल। अच्छा, ऊपर जो मैंने पैराग्राफ आपको बताया है, देखो समझना लिखना आवश्यक है कि कुछ चीजें मैं जानबूझ के नोट करवाता हूं, एग्जैक्टली वही नहीं जो आप देख रहे हो, उसे थोड़ा इतर हटकर मैं कुछ चीजों को नोट करवाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें कलम चलाने से याद रहता है, लेकिन ध्यान रहे कलम चलाने के साथ समझना आवश्यक है। तो मैंने जो ऊपर लाइन पंक्तियां लिखवाई है कि एक देश में होने वाला औद्योगिकरण दूसरे देश में भी औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देता है, उसका मतलब आप लोगों ने समझा, बात समझ में आ गई। और मैंने जो बताया कि इसलिए जो देश अब औद्योगिकरण में आगे आना चाहते थे उनको पृथक पृथक मॉडल अपनाना पड़ा। अब इन चार मॉडल को, ब्रिटिश मॉडल को तो आपने समझ ही लिया, ब्रिटिश मॉडल से ये सारे मॉडल अलग है। ब्रिटिश मॉडल क्या है? निजी पूंजी है, निजी पूंजी निवेश है, सरकार की सहयोगी भूमिका है, लेकिन सरकार की पूरी भूमिका नहीं है। निजी पूंजी निवेश है, अधिकतर छोटे और आप कह सकते हो कि मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, लौह उद्योग जैसे, और उन्होंने एक तरह से वाष्प चालित आप कह सकते हो जो इंजन है, स्टीम इंजन, तो इस पर ब्रिटिश औद्योगिकरण स्थापित था। लेकिन इन्होंने जो औद्योगिकरण स्थापित किया है उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें रेलवे की भूमिका किसी में प्रबल होगी, किसी में सरकार की भूमिका प्रबल होगी, किसी में किसी की भूमिका प्रबल होगी। तो इसे आप देखें, नीचे ब्रेक कर लिखिए अमेरिकन मॉडल। अमेरिकन मॉडल जैसे कर लिखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। अतः वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा था। अतः वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा था। औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा था। अब उसे औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ना था। अब उसे औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ना था। अब उसे औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ना था। इसलिए उसने ब्रिटिश से पृथक अपना मॉडल विकसित किया। उसने ब्रिटिश से पृथक अपना मॉडल विकसित किया। अमेरिकन मॉडल, उसी में लिखिए अमेरिकन मॉडल का मौलिक प्रारूप, अमेरिकन मॉडल का मौलिक प्रारूप तैयार करने में हैमिल्टन नामक अर्थशास्त्री, अमेरिकन औद्योगिकरण का अमेरिकन मॉडल का मौलिक प्रारूप तैयार करने में हैमिल्टन नामक अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक नेता, हैमिल्टन नामक अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तथा अमेरिकन मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं थी। अमेरिकन मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पॉइंट फर्स्ट लिखिए कि मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति की जगह उद्योगों के संरक्षण पर बल, मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति की जगह उद्योगों के संरक्षण पर बल। इसका मतलब समझा? मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति की जगह उद्योगों के संरक्षण पर बल से क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब तुम लोग समझ रहे हो? बस हो गया मेरा, पूरा डैश दीजिए और डैश देकर लिखिए। जैसे ऐसा कोई भी चीज नहीं समझना तो हाथ उठा लेना, समझना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं समझोगे तो गाड़ी रुक जाएगी, आगे फिर समझ नहीं आएगा उद्योग संरक्षण को क्या मतलब। तो मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति का आपने बाजार को खोल दिया। उद्योग के संरक्षण का मतलब यह हुआ कि हम बाजार को नहीं खोलेंगे, आपकी वस्तुओं पर चुंगी लगे ताकि आपकी वस्तुएं महंगी हो और हमारी वस्तुएं सस्ती रहे। मुक्त अर्थव्यवस्था को कहेगा कि मार्केट, समझ लो मेरी बात, मुक्त अर्थव्यवस्था क्या कहेगा? मार्केट को खोल दीजिए और फ्री व्यापार होने दीजिए, फ्री कंपटीशन होने दीजिए। ये कहेगा नहीं, फ्री कंपटीशन नहीं। जैसे लिखिए
कि हैमिल्टन जैसे अर्थशास्त्री का मानना था, देखो हैमिल्टन जैसे अर्थशास्त्री का मानना था, हैमिल्टन जैसे अर्थशास्त्री का मानना था कि यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक है, अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक है, अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक है। अब देख रहे हो, यही अमेरिका दुनिया में मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार की नीति फैला रहा है। देख रहे हो, 1960 तक इसने अपने उद्योगों को संरक्षण दिया। आपको मैं मानकर चलूं कि सभी लोग उद्योगों के संरक्षण का मतलब समझ रहे हो, दूसरे की वस्तुओं पर चुंगी लगाकर। और आज अमेरिकी लोग उल्टा हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि बाजार खोलिए। अरे जब तुम्हारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी, तुमने अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण दिया क्या? अब दुनिया की अर्थव्यवस्था से क्यों उम्मीद कर रहे हो वो अपने उद्योगों को संरक्षण ना दे? WTO की नीति, यह नीति 1960 तक इसने अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण दिया, 1960 तक। और पूरे वर्ल्ड में जिस समय मुक्त व्यापार की नीति चल रही थी, उस समय अमेरिकी लोगों ने संरक्षण देकर अपने आप को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना दिया। और जब मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को कायम कर लिया, तो उल्टा हम लोगों को नया पाठ पढ़ा। पॉइंट नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। लिख लोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखिए कि बेहतर यातायात व्यवस्था को, बेहतर यातायात व्यवस्था को विकसित करने के क्रम में, बेहतर यातायात व्यवस्था को विकसित करने के क्रम में कवरलैंड रोड, नहर, हाईवे एवं सुपर हाईवे का विकास किया गया, सुपर हाईवे का विकास किया गया, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 3 में लिखिए कि बेहतर तकनीकी का विकास कर, बेहतर तकनीकी का विकास कर, महंगे श्रम की कमी को पूरा करने का प्रयास, महंगे श्रम की कमी को पूरा करने का प्रयास, महंगे श्रम की कमी को पूरा करने का प्रयास। मतलब जैसे ब्रिटेन में श्रम सस्ता था, तो ब्रिटेन में लेबर जब चीप था तो तकनीकी कुछ कमजोर थी तो काम चलता था। अमेरिकी लोगों ने देखा यहाँ पर तो वेज लेबर महंगा है, यहाँ पर श्रम महंगा है, तो यहाँ पर हम ज्यादा श्रमिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो हम तकनीकी को ज्यादा बेहतर करें ताकि कम श्रमिक में तकनीकी से काम चल जाए। या तो आपको श्रमिक सस्ता होगा तो आप चीप लेबर से काम चलाओगे, अगर श्रमिक महंगा होगा तो कोशिश करोगे कि हम तकनीकी ज्यादा बढ़िया हो, और तकनीकी बढ़िया होगा हमारा तो हम बहुत सारे श्रम को भी स्थापित कर देंगे, है ना। तो ध्यान देकर लिखिए, ब्रिटेन की तरह चूंकि यहाँ श्रम सस्ता नहीं था, इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति तकनीकी के माध्यम से करने की कोशिश की गई। उसकी क्षतिपूर्ति तकनीकी के माध्यम से करने की कोशिश की गई। एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए प्राथमिक शिक्षा के प्रसार, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल, ठीक है। हाँ, इसका उद्देश्य जनसामान्य को औद्योगिकरण के महत्व को समझाना था, तथा कुशल श्रमिकों की संख्या को बढ़ाना था, हम नीचे ब्रेक देकर लिखिए जर्मन मॉडल। क्या देकर लिखिए कि जर्मन मॉडल बहुत हद तक एक अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों से प्रभावित था। फ्रेडरिक लिस्ट ने भी एडम स्मिथ, एक मिनट, फ्रेडरिक लिस्ट ने भी हैमिल्टन की तरह एडम स्मिथ के मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को
एडम स्मिथ की मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अस्वीकार किया। एडम स्मिथ की मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अस्वीकार किया। जर्मन मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं। जर्मन मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं। अच्छा, अमेरिकन मॉडल में 4 पॉइंट आपने लिखा हुआ है ना, एक पॉइंट मिस हो गया, उस एक पॉइंट को 5वां पॉइंट करके जोड़ लेना। एक शक्तिशाली संघीय सरकार, बस इतना लिख दे। एक शक्तिशाली संघीय सरकार का गठन। 5वां पॉइंट में दे दो, एक शक्तिशाली संघीय सरकार का गठन। और संघीय सरकार में बता ही चुका हूं, आपको पीछे याद होगा, एक शक्तिशाली संघीय सरकार का गठन, याद है ना, बस इतना छोड़ दो। अब जर्मन मॉडल की विशेषताएं, जहां कहां पर डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। हाँ, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात, जर्मनी के एकीकरण के पश्चात एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन। एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन। एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन। अब डैश दे दीजिए। अब लिखिए, इस सरकार ने स्पष्ट रूप में, इस सरकार ने स्पष्ट रूप में, इस सरकार ने खुले रूप में भी कर सकते, खुले रूप में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन दिया। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2, मुक्त अर्थव्यवस्था की जगह उद्योगों के संरक्षण। मुक्त अर्थव्यवस्था की जगह उद्योगों के संरक्षण पर बल। मुक्त अर्थव्यवस्था की जगह उद्योगों के संरक्षण पर बल। अब डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए कि बाह्य प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, बाह्य प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों के अनुकूल, बाह्य प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए फ्रेडरिक लिस्ट आप लिख चुके हो ऊपर, फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों के अनुकूल, फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों के अनुकूल जर्मन उद्योगों को संरक्षण, जर्मन उद्योगों को संरक्षण। पॉइंट नंबर 3, रेलवे निर्माण से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। रेलवे निर्माण से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। रेलवे निर्माण से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। प्रोत्साहन तथा जर्मन बाजार का एकीकरण। रेलवे निर्माण से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन तथा जर्मन बाजार का एकीकरण। जर्मन बाजार का एकीकरण। अब एक चीज बताइए, ये पॉइंट का मतलब तो समझ गए होंगे। मैं अभी मैंने आपको समझाया है कि रेलवे निर्माण से औद्योगिकरण को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। लिखिए, हाँ, निजी, हाँ लिखिए, औद्योगिकरण में निवेश की, औद्योगिकरण के निवेश के लिए, औद्योगिकरण के निवेश के लिए, निवेश के लिए, निवेश के लिए निजी पूंजी की कमी, निजी पूंजी की कमी की क्षतिपूर्ति, पूंजी की कमी की क्षतिपूर्ति, कमी की क्षतिपूर्ति, निजी पूंजी की कमी की क्षतिपूर्ति ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के द्वारा। याद है मैंने बताया था अभी, ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के द्वारा, ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के द्वारा निवेश से की गई, निवेश से की गई, निवेश से की गई, निवेश से की गई। ध्यान देकर लिखिए, बस ध्यान देकर लिखिए कि ब्रिटेन की तरह जर्मनी में, ब्रिटेन की तरह जर्मनी में निवेश के लिए निजी पूंजी उपलब्ध नहीं थी। ब्रिटेन की तरह जर्मनी में निवेश के लिए निजी पूंजी उपलब्ध नहीं थी। निवेश के लिए निजी पूंजी उपलब्ध नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। तो बदले में इसकी क्षतिपूर्ति ज्वाइंट स्टॉक बैंक ने किया। बदले में इसकी क्षतिपूर्ति ज्वाइंट स्टॉक बैंक ने किया, क्योंकि इन बैंकों के द्वारा औद्योगिकरण में निवेश किया गया, क्योंकि इन बैंकों के द्वारा औद्योगिकरण में निवेश किया गया, औद्योगिकरण में निवेश किया गया। बस लास्ट पॉइंट इसमें एक आएगा, लास्ट पॉइंट इसमें एक पॉइंट लिखिए, उस पॉइंट में लिखिए इलेक्ट्रिक उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग, रसायन उद्योग, रसायन उद्योग एवं मोटर वाहन उद्योग में, मोटर वाहन उद्योग में जर्मनी की विशेषज्ञता, मोटर वाहन उद्योग में जर्मनी की विशेषज्ञता, विशेषज्ञता। ध्यान देकर लिखिए कि हाँ लिखिए, इन उद्योगों में विशेषज्ञता नहीं, इन उद्योगों में विशेषज्ञता नहीं, विशेषज्ञता नहीं। औद्योगिकरण के क्षेत्र में जर्मनी को, औद्योगिकरण के क्षेत्र में जर्मनी को काफी आगे बढ़ा दिया,
जर्मनी को काफी आगे बढ़ा दिया और 30 वर्षों में जर्मनी ने वह हासिल कर लिया और 30 वर्षों में जर्मनी ने वह हासिल कर लिया जो पिछले 100 वर्षों में ब्रिटेन ने हासिल किया था, जो पिछले 100 वर्षों में ब्रिटेन ने हासिल किया था। ओके, दो मॉडल हो गया। अब इस दो मॉडल में और भी नोट कराना है इसी प्रकार से, तो एक रूसी हो जाएगा, एक जापानीज हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे हमको टाइम लगेगा। लेकिन एक क्वेश्चन में 2013 का क्वेश्चन में करना चाहूंगा जो जापान के औद्योगिकरण पर है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो मैं जब परसों आऊंगा तो जापान के औद्योगिकरण पर एक मॉडल आंसर आपको करवाऊंगा और फिर आप लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ जरा सा। आप 457 पेज पर आ जाइए, 457, 58, 457, 58, 59, 60, यानी पूरे समाजवाद और मार्क्सवाद देख जाओगे आप लोग, उतना ही कबूल करो जितना कर सकते हो। समाजवाद मार्क्सवाद तो कम से कम देख जाओगे, तो आप लोग समाजवाद और मार्क्सवाद पढ़ लेना। आधे घंटे से मुझे टाइम लगेगा और फिर मैं आगे लिंक भी कर दूंगा, समाजवाद मार्क्सवाद से, साम्राज्यवाद से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, सबको मैं लिंक कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू। बात मैं और भी आपको अनाउंस करना चाहूंगा। आपको मैंने जो पीछे योजना दी थी जिसमें आपका क्लास अचानक से छुट्टी में जाने की वजह से हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, जिसमें कहा था पार्ट फर्स्ट, वैसे मेरे पास पार्ट फर्स्ट का भी तैयार है। मैं पार्ट फर्स्ट का आपका कुछ ज्यादा पीछे हो गया इसलिए उसको बाद में मैं चेक करूंगा। पार्ट सेकंड वन का 10 क्वेश्चन मैंने मल्टीपल चॉइस सेट किए हैं, जो प्रश्न मैं कल आपको दूंगा, कल भेजूंगा। आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व, अच्छा तो ये होता है कि आप लोग घर पर आप मेरे सामने क्लासरूम में किए होते तो मैं आपको 10-15 मिनट पहले बुला लिया होता, वो बेहतर इवैल्यूएशन होता। लेकिन खैर चलिए, मैं आपको घर पर भिजवाऊंगा, लेकिन आपको उसमें ध्यान ये रखना है कि आप एक्सटेम्पोर उसे सॉल्व करना बिना किसी सपोर्ट के, ताकि अपने आप को इवैल्यूएट कर सको। मैंने पहले ही आपको बताया है, इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए नहीं है। जो विश्व इतिहास का आपका पार्ट है वो प्रीलिम्स के लिए नहीं है, वो मेंस के लिए है। लेकिन प्रीलिम्स में मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस साथ में दे देने का फायदा यह होता है कि उसे अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है टॉपिक की। मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जो क्वेश्चंस होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे उसी जब सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चन आपसे अगर गलत होगा तो फिर आपको अंदर से चुभेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरा क्यों क्लियर नहीं हुआ, तो आपका मेंस में इसका फायदा होगा। तो इसे दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कल मैं प्रश्न दूंगा, क्लास में आऊंगा तो एक एक प्रश्न को मैं सामने रखूंगा, उसका उत्तर कर दूंगा और आप लोग उसी आधार पर उस प्रश्न को मिला लेना कि आप में से कितने लोगों ने उस प्रश्न को करेक्ट किया है। बस यही मेरा करना है। और फिर जब आपका पार्ट थर्ड हो जाएगा तो वहां भी मैं कोशिश करूंगा 10 क्वेश्चन सेट कर दूं। इस प्रकार से सभी पार्ट में मैं क्वेश्चन सेट कर दूंगा। कुल मिलाकर आपका जो सिलेबस है वो तो जाता है उपनिवेशीकरण, उपनिवेश मुक्ति और शीत युद्ध तक, लेकिन मैं आपको थोड़ा और भी आगे ले जाकर छोड़ूंगा ताकि आप कॉन्टेम्पररी इतिहास से जुड़ जाइए, जिस कारण से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भी समझ हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भी समझ हो जाए। अब बीच में हम लोगों के बीच थोड़ा गैप हो गया है और ऐसी स्थिति में आप लोग जब किसी चीज को सीखते हो तो जितनी तेजी से सीखते हो उतनी ही तेजी से भूलने की मतलब एक भूलने की समस्या आ जाती है। तो मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में मैं कुछ बीच का रास्ता आपको बताना चाहूंगा। जैसे इस तरह के भूलने की स्थिति का एक ही निराकरण है कि बार बार उसका रिवीजन किया जाए। तो आप याद करिए कि हमने सबसे पहले जो आपको बताया उस फार्मूला को फिर एक बार याद दिलाता हूं। मैंने आपको बताया कि देखो इतिहास में आपको पढ़ना है परिवर्तन, और परिवर्तन में मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, याद होगा। आर्थिक परिवर्तन, बदलता हुआ वर्गीय समीकरण, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। लेकिन वह लीनियर डेवलपमेंट नहीं है, सर्कुलर है, एक से दूसरे को सपोर्ट मिलता है। ये तो मैंने आपको पहले ही समझाया है। अब अगर हमें परिवर्तन को समझना है तो हम इसको डिफरेंट पार्ट में बांट कर देखें। तो हम पहला भाग 1 हमने लिया था, पार्ट 1, जिसमें हमने प्राचीन यूरोप, मध्यकालीन यूरोप और आधुनिक पश्चिम का उद्भव जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पार्ट 2 लिया था, आप याद करिए। यही पार्ट 2 से मैं कल आपको एमसीक्यू का 10 क्वेश्चन पार्ट 2 से दे रहा हूं, पार्ट 1 का नहीं, जिसमें प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और 19वीं सदी में उदारवाद और राष्ट्रवाद का रचनात्मक प्रभाव, मतलब एकीकरण आंदोलन और विघटन का आंदोलन, जो बाल्कन समस्या पर चली जाती है। तो वहां तक आपका पार्ट 2 हो गया था। फिर हमने आपका पार्ट 3 शुरू किया है। तो पार्ट 3 में आपका पहला आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में केवल ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति या ब्रिटेन में औद्योगिकरण का कारण परिणाम आपका टॉपिक नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर आपको देखना है। थोड़ा सा मैंने 2-4 उदाहरण दिए ताकि मैं एक क्वेश्चन भी अभी एक सामने रखूंगा जापान के औद्योगिकरण के पश्चात, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें पार्ट 3 में पहला टॉपिक आपका आता है औद्योगिक क्रांति। दूसरा टॉपिक जो आज ही मुझे कवर करना है समाजवाद और मार्क्सवाद, जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था और संभवतः आप लोग इस बीच पढ़कर आए भी होंगे। और एक और दिलचस्प बात है कि मैंने आप लोगों को जो एक मैसेज भेजा था, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से एक मैसेज गया होगा जिसमें आपको निर्देश दिया गया होगा कि आप एक खास एनसीईआरटी क्लास 10 की पढ़िए। उसमें विश्वास है कि आप कम से कम राष्ट्रवाद वाले टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, जो पहला टॉपिक ही था। वैसे अब आगे जो भी टॉपिक है साम्राज्यवाद, वो सभी बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है। तो चलिए उसको हम लोगों ने
देखा। अब इसके बाद जैसे औद्योगिक क्रांति वाले टॉपिक को मैं भी समाप्त करता हूं, क्योंकि उसमें अधिकांश चीजें तो मैंने कर ही दिया था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण, अमेरिका, जर्मनी, ये तो हमने कवर कर दिया था, और रूस और जापान की कहानी भी आपको सुना दी थी। आप याद करिए, मैंने रूस और जापान की कहानी सुनाने के बाद वही औद्योगिकरण पर आपको डिक्टेशन दे रहा था, तो हमारे कक्षा का समय समाप्त हो गया, और दूसरे दिन मुझे उसको समाप्त करके आपको समाजवाद और मार्क्सवाद का टॉपिक लेना था, परंतु बदकिस्मती से हम लोग फिर नहीं मिल सके और आज ऑनलाइन में मिल रहे हैं। तो जहां पर हमने आपको छोड़ा हुआ था वहीं से हमें आपको पिक करके और आगे बढ़ना है। तो चलिए पार्ट थर्ड में पहले हम औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ मामला होगा समाजवाद और मार्क्सवाद, और फिर औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ मामला होगा साम्राज्यवाद और अफ्रीका का विभाजन, एशिया में साम्राज्यवादी प्रसार, और फिर सबका कल्मिनेशन, सभी का कल्मिनेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में होने वाला है। तो पार्ट में जैसा कि आपने देखा आपका सिलेबस भाग 3 विश्व इतिहास, और इसमें औद्योगिक क्रांति में मैंने पहले ब्रिटेन में औद्योगिकरण आपको बताया, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी, और यहां से लेते हुए अब औद्योगिकरण का रूसी मॉडल। औद्योगिकरण का इसमें मैंने पीटर द ग्रेट, दाढ़ी पर कर लगाने, ये सब कहानी तो मैं आपको बता चुका था, इसलिए आपको केवल नोट डाउन करना है। औद्योगिकरण का रूसी मॉडल, औद्योगिकरण का रूसी मॉडल। रूस के पक्ष में, पहले आप यहां पर लिखिए रूस के पक्ष में, क्योंकि मैंने मैटर में तो आपको दिया ही हुआ है। अब मैं ऐसा कुछ कवर कर दूं ताकि उससे अगर क्वेश्चन आपको करना हो तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। रूस के पक्ष में तो विशाल काय आकार तथा अपार संसाधन, विशाल काय आकार तथा अपार संसाधन, ये इसके पक्ष में है। यानी तो रूस का विशाल आकार है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, आप समझ ही सकते हो, कॉन्टिनेंटल साइज है रूस का, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश, और उसके पास अपार संसाधन थे। औद्योगिकरण के मार्ग में बाधाएं, औद्योगिकरण के मार्ग में बाधाएं, औद्योगिकरण के मार्ग में बाधाएं, ये तो हुआ इसका प्लस पॉइंट। अब ये माइनस पॉइंट देखिए, क्या क्या माइनस पॉइंट है। बाधाएं, रूस का एक बड़ा भाग अत्यधिक, रूस का एक बड़ा भाग अत्यधिक ठंडक से ग्रस्त, रूस का एक बड़ा भाग अत्यधिक ठंडक से ग्रस्त, रूस का एक बड़ा भाग अत्यधिक ठंडक से ग्रस्त, अत्यधिक ठंडक से ग्रस्त, अर्थात जलवायु संबंधी चुनौती, जलवायु संबंधी चुनौती। ओके, दूसरा रूसी समाज एक परंपरागत समाज तथा दास व्यवस्था जैसी सामाजिक कुरीति, देखिए एक्चुअली आपने ब्रिटेन में औद्योगिकरण को देखा होगा। औद्योगिकरण केवल पूंजी निवेश और तकनीकी का नाम नहीं है। औद्योगिकरण उस समाज में बेहतर रूप में संभव है जो समाज प्रगतिशील है, जहां एक मध्य वर्ग है, एंटरप्रेन्योरियल क्लास, एक एंटरप्रेन्योरियल क्लास होना चाहिए, जो एंटरप्योर के आप कह सकते हो कि बेसिकली उसको उद्यमी बोलते हैं। तो उस प्रकार का एक वर्ग होता है, मध्य वर्ग की पहचान वैसे ही वर्ग के रूप में हुई है जो इंटरप्राइजिंग वर्ग होता है, और वह वर्ग पूंजी लगाता है, वह वर्ग जोखिम मोल लेता है। दिस क्लास इज वेल वर्स्ड इन टेकिंग रिस्क। तो इस प्रकार का जो क्लास होता है जो ब्रिटेन में था, उसने पूंजी लगाई थी, कैपिटल की जरूरत को पूरा किया था। लेकिन यहां ना तो कोई मिडिल क्लास जैसा मध्य वर्ग है जिसको आप प्योर इंटरप्रेन्योर क्लास कहें, या ना ही यहां पर निजी पूंजी है, इंडिविजुअल कैपिटल है जिसको इन्वेस्ट किया जा सके। तो यह कमी है और इस कमी को पूरा किया जाना है, दैट हैज टू बी सॉल्व्ड। तो यह कमी कैसे पूरी होगी वह हमें देखना है। तो पॉइंट नंबर 2 में आप देखते हो कि स्लेवरी सिस्टम जैसी सामाजिक कुरीति है, जो समाज इतना परंपरागत समाज है वहां पर हाउ कैन यू इमेजिन द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप वहां उस समाज में व्यापक औद्योगिकरण की परिकल्पना नहीं कर सकते हो। तो अब तीसरा, मध्य वर्ग जैसा
एक उद्यमशील वर्ग, यानी एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमशील का मतलब होता है इंटरप्राइजिंग, उसी को एंटरप्रेन्योर क्लास कहते हैं। इस प्रकार के उद्यमशील वर्ग का अनुपस्थित होना एंड लैक ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल, निजी पूंजी का अभाव। तो दीज आर द सर्टेन इंपेडिमेंट्स, ये कुछ एक बाधाएं हैं जो उपस्थित है। रूसी मॉडल की विशेषता। अब देखो रूसी मॉडल की विशेषता क्या है। तो रूसी मॉडल की विशेषता यह है कि यहां पर यह गेरसेन-क्रॉन मॉडल पर आधारित है। गेरसेन-क्रॉन मॉडल पर आधारित अब देखिए ये जो गेरसेन-क्रॉन मॉडल है उस पर आधारित है। ये गेरसेन-क्रॉन एक अर्थशास्त्री है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के औद्योगिकरण में एक जर्मन अर्थशास्त्री हुआ करता था, उसका नाम था फ्रेडरिक लिस्ट। तो जिस प्रकार फ्रेडरिक लिस्ट ने जर्मन औद्योगिकरण के मॉडल को तैयार किया था, उसी प्रकार से ये गेरसेन-क्रॉन है जिसने रूसी मॉडल को तैयार किया। इसका गेरसेन-क्रॉन बेसिकली ही वाज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट एंड ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश दैट whosoever is going to move on the path of industrialization slightly late, so it should not have followed the model of the first industrialized nation, rather it is supposed to develop its own model। मतलब इसका कहना यह था कि जो कोई भी देश औद्योगिकरण के क्षेत्र में विलंब से आता है, उसे यह नहीं चाहिए कि वह प्रथम औद्योगिक देश के मॉडल को अपनाए, बल्कि वह अपना एक पृथक मॉडल विकसित करे और उसकी क्षतिपूर्ति, मतलब वहां पर जो औद्योगिकरण के कुछ महत्वपूर्ण कारक अथवा अवयव मिसिंग है, उसकी क्षतिपूर्ति राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। मैं पीछे बता चुका हूं। तो आप यहां पर लिखें कि इस मॉडल का यह मानना था, इस मॉडल के अनुसार कि जो देश औद्योगिकरण के क्षेत्र में, आप लोग नोट डाउन करिएगा, इस मॉडल के अनुसार कि जो देश औद्योगिकरण के क्षेत्र में विलंब से आता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रथम औद्योगिकृत देश यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। अब आप समझ सकते हो द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन कौन है, प्रथम औद्योगिकृत देश कौन है। तो प्रथम औद्योगिकृत देश है रूस। वो प्रथम औद्योगिकृत देश के मॉडल को स्वीकार करके चले, अपितु उसे चाहिए मॉडल का निर्माण करे या पृथक मॉडल विकसित करे। उसे चाहिए कि वह अपना पृथक मॉडल विकसित करे। जिसमें राज्य की भूमिका प्रबल हो, अगर वहां के कुछ कारक अनुपस्थित हो, तो राज्य के द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। में हिस्सा ले, और जब राज्य एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाए और राज्य के प्रयास से जब औद्योगिकरण अपने चरम पर पहुंच जाए तो राज्य पीछे हट जाए और फिर औद्योगिकरण अपनी गति से चलता रहे। यह मानना है गेरसेन-क्रॉन मॉडल का। नीचे पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए कि रूस के औद्योगिकरण का आधार 19वीं सदी में शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय नाम है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के काल में आरंभ हुआ था। अलेक्जेंडर द्वितीय के काल में आरंभ हुआ था। तैयार हुआ था, मैं लिख सकता हूं तैयार हुआ था। और इसमें सर्जी विट्टिन, ये आर्थिक विशेषज्ञ था, सर्जी विट्टिन नामक विशेषज्ञ ने पहल की थी।
सर्जे विट्टे नामक विशेषज्ञ ने पहल की थी, मतलब इसमें सर्जे विट्टे नामक विशेषज्ञ ने पहल की थी। इसमें इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू थे, इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू थे, और महत्वपूर्ण पहलू थे मैं देखकर पॉइंट फर्स्ट में लाइएगा, पॉइंट फर्स्ट में लाइएगा, हाँ, कि राज्य ने स्वयं निवेशक, उत्पादक एवं निवेशक रहा। रेलवे के निर्माण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत करना, जैसे 1860 के बाद या 1850 के बाद जहां कहीं भी औद्योगिकरण शुरू हुआ, या आप ऐसे मानकर चलिए कि प्रथम चरण में जो औद्योगिकरण हुआ है वह ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में, और फिर द्वितीय चरण में वही औद्योगिकरण जर्मनी में और कुछ हद तक जर्मनी में, मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप तथा एशिया। तो मध्य यूरोप में जर्मनी, पूर्वी यूरोप में रूस और फिर एशिया में जापान में हुआ है औद्योगिकरण। तो ध्यान रहे, जो बाद में औद्योगिकरण के क्षेत्र में आया है तो रेलवे ने उसमें अनायासी भूमिका निभा दी है, क्योंकि अगर आप रेलवे का निर्माण करते हो तो आपको रेलवे की पटरियां बनानी होगी। यू आर सपोज टू मैन्युफैक्चर रेलवे कोच, रेलवे इंजन, एंड ऑल आर लीडिंग टू द फाउंडेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कोच इंडस्ट्रीज। तो रेलवे निर्माण के क्रम में इंडस्ट्रीज स्थापित करना आपकी मजबूरी हो जाती है। इसीलिए तो आज आंसू बहाया जाता है कि देखो इंडिया का दुर्भाग्य कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इतना मैसिवली रेलवे का निर्माण हुआ, लेकिन इस रेलवे निर्माण का लाभ भारत को नहीं मिला। जबकि जहां कहीं भी रेलवे का निर्माण हुआ तो वहां उसने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। एक बार क्वेश्चन ही पूछा है मॉडर्न हिस्ट्री में, और मैंने भी शायद आप लोगों के समक्ष रखा था मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट में। लेकिन जब भारत में रेलवे का निर्माण हुआ तो भारत में रेलवे का निर्माण ने यहां पर उल्टा औद्योगिकरण को बल प्रदान किया, उसने और उद्योगों को क्षति पहुंचा दी। तो यह अपने आप में दुखद बात है। तो रेलवे वाला फैक्टर हो गया। और भारी उद्योगों की स्थापना, भारी उद्योग का मतलब है इसको आप पूंजीगत उद्योग भी कहते हो, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज या बड़ी बड़ी उद्योग है। भारी उद्योग की स्थापना पर विशेष बल दिया गया, भारी उद्योग की स्थापना पर विशेष बल दिया गया, भारी उद्योग की स्थापना पर विशेष बल दिया गया। उद्योगों में निवेश की कमी, उद्योगों में निवेश की कमी, उद्योगों में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक तरफ किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया, एक तरफ किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया, तो दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में विदेशी कर्ज लिया गया, विदेशी कर्ज लिया गया, विदेशी कर्ज लिया गया, बड़ी मात्रा में विदेशी कर्ज लिया गया। अब देखिए, ये रूसी औद्योगिकरण का मॉडल है, लेकिन अब इसने अपना पृथक मॉडल विकसित किया। लेकिन जितना भी औद्योगिकरण हुआ वो सबकी कीमत हुई, सबका रिपरकशन हुआ। जैसे अगर ब्रिटिश औद्योगिकरण हुआ तो आप ध्यान लीजिए ब्रिटिश समाज में विभाजन भी हुआ। ब्रिटिश में आप देखोगे ब्रिटेन में मोनार्की की शक्ति सीमित हुई, मध्य वर्ग अधिक ताकतवर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे ब्रिटेन में एक वर्किंग क्लास भी अस्तित्व में आया, और वर्किंग क्लास ने मध्य वर्ग और सरकार दोनों को चुनौती दी और परिवर्तन की मांग की, और समाजवाद जैसी विचारधारा का विकास हुआ। दूसरी तरफ आप अगर रूस में आते हैं तो रूस में आपने देखे जो औद्योगिकरण हुआ उस औद्योगिकरण राज्य के अंतर्गत हुआ, क्योंकि वहां पर कोई इंटरप्रेन्योर क्लास नहीं था। तो इंटरप्रेन्योर क्लास ना होने से वह भूमिका राज्य ने निभाई। अब स्टेट ने पहल की तो अब राज्य की छत्र छाया में जो औद्योगिकरण हुआ, देखिए आप लोग मेंटली अलर्ट हो ना, या तो थोड़ा सा जब मेंटली अलर्ट कहूं तो मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ या पश्चिमी यूरोप में हुआ, तो उसकी खासियत ये रही जैसे उद्योग स्थापित हुई तो उस औद्योगिकरण में पहल मध्य वर्ग के द्वारा की गई, तो एक सशक्त मध्य वर्ग का उद्भव हुआ। और मध्य वर्ग अगर सशक्त होकर उभरता है तो आपको प्रबोधन काल से ही याद है कि मध्य वर्ग ने एक तरफ सामंत कुलीनों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, तो दूसरी तरफ इसमें प्राइवेट